कृपया ध्यान से सुनिए और कृपया चिल्लाइए मत या किसी को बुलाइए मत। आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक ऐसी तीव्रता थी जिससे खून जम रहा था। मीनाक्षी शर्मा, जो 32 साल से विधवा थीं, एक दर्जी, शांतिनगर के हाट में सम्मानित महिला, ने अपने बुनाई के काम से नजरें उठाईं और महसूस किया कि दुनिया रुक गई है। वहां राजकुमार विक्रम सिंह खड़े थे, सिंहगढ़ के राजघराने के वारिस, पूरे शहर में एक कठोर और एकाकी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। अब वह उनके मामूली स्टॉल के सामने खड़े थे। उनका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ा था। अगर आज सूरज ढलने से पहले मेरी शादी नहीं होती तो मैं महल में जिंदा नहीं लौटूंगा। मेरी हार का इंतजार करने वाले लोग हैं और अगर मैं आज असफल होता हूं तो वे मुझे मार डालेंगे। आप ही मेरी एकमात्र आशा हैं, कृपया मेरी मदद करें। शांतिनगर का हाट उनके चारों ओर विक्रेताओं के शोर, पके फलों और गर्म पकवानों की गंध से गुलजार था, जो मेहनतकश लोगों के पसीने में मिली हुई थी। मीनाक्षी को उन शब्दों को सुनकर अपनी नसों में खून जमने लगा, क्योंकि उन हरे और बेताब आंखों में कोई मजाक नहीं था, केवल मृत्यु का सामना करने वाले का सच्चा डर था। उन्होंने एक साधारण ग्रे रंग की सूती साड़ी पहनी हुई थी। यह शोक का रंग था जिसे वह 1 साल से अधिक समय से पहन रही थीं, जब से उन्होंने अपने पति को दफनाया था, जो बहुत कम उम्र में मर गए थे। उनके भूरे बाल सख्त जूड़े में बंधे थे और उनकी गहरी आंखें उस शक्तिशाली आदमी को देख रही थीं, जो उनके सामने एक खोए हुए बच्चे की तरह कांप रहा था, मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या आप मुझसे अपनी जान बचाने के लिए शादी करने को कह रहे हैं? मीनाक्षी ने फुसफुसाते हुए कहा। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जो डर और भ्रम से कस गई थी। विक्रम ने चेहरे पर निराशा लिए हुए सिर हिलाया। उनके हाथ काले टोपी को पकड़े हुए कांप रहे थे, जिसे वह अपनी कुलीन उंगलियों में मरोड़ रहे थे, जिन्होंने कभी कठोर श्रम नहीं जाना था। मुझे पता है कि आप विधवा हैं। मुझे पता है कि शहर बहुत बातें करता है। मुझे पता है कि आपकी स्थिति में एक महिला के लिए फिर से शुरुआत करना लगभग असंभव है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे मृत्यु से बचा सकती हैं, जो मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं आज सूर्यास्त से पहले इस मांग को पूरा नहीं करता, वैसे ही आप शायद आपको अकेलेपन और क्रूर निर्णयों से बचा सकती हैं। मीनाक्षी ने अपने सीने में कुछ हिलता हुआ महसूस किया, कुछ ऐसा जो बहुत समय से मरा हुआ था और अब दर्दनाक तीव्रता के साथ फिर से सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह जानती थीं कि विक्रम सही कह रहे थे। शांतिनगर में विधवा होना एक बहुत भारी बोझ उठाना था। पीठ पीछे फुसफुसाहटें सुनना था, दरवाजे बंद होते देखना था। लेकिन वहां उस असंभव क्षण में एक राजकुमार उन्हें एक रास्ता दे रहे थे, एक सम्मानित नाम फिर से पाने का अवसर, अकेले और भुलाए न जाने का, साथ ही खुद को सौंपने का डर, किसी ऐसे पर भरोसा करने का डर जो उन्हें तबाह कर सकता था, उन्हें पीछे ढकेल रहा था। उनका शरीर तनावग्रस्त और दिल संदेह से भरा हुआ था। अगर मैं स्वीकार करती हूं और मैं केवल हां कह रही हूं तो मुझे गारंटी चाहिए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज शर्म और साहस के बीच कांप रही थी, नजरें जमीन की ओर झुकी हुई थीं। उन्होंने गहरी सांस ली, अपना सारा साहस बटोरा और लज्जा से लाल गालों के साथ फुसफुसाया। मुझे आपसे अभी और यहां वादा चाहिए कि आप मुझे छुएंगे नहीं, कि आप मुझसे शहर और मंदिर के सामने पत्नी के नाम के अलावा कुछ नहीं मांगेंगे। विक्रम चौंक गए। उन्होंने इतनी सीधी और साथ ही इतनी कमजोर शर्त की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह इतने हताश थे कि उस घबराहट के क्षण में कुछ भी स्वीकार कर लेते। मैं अपनी मां की याद में वादा करता हूं, जो इस दुनिया में मुझसे प्यार करने वाली एकमात्र व्यक्ति थीं, कि मैं आपकी अनुमति के बिना आपको नहीं छूंगा। उन्होंने भारी आवाज में कसम खाई, लेकिन पत्थर की तरह दृढ़। मैं आपसे सम्मान के साथ व्यवहार करने, महल में एक गरिमापूर्ण घर देने और आपको कभी भी कम महसूस न कराने का वादा करता हूं। मुझे बस इतना चाहिए कि आप सूरज ढलने से पहले और मेरी जिंदगी उसके साथ खत्म होने से पहले भगवान और शहर के सामने मेरी पत्नी बनने के लिए सहमत हों। कृपया मुझे बचाएं, जैसे मैं आपको बचा सकता हूं। आज की कहानी जारी रखने से पहले मैं अपने दिल की गहराई से कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी का प्रेम और काल काव्य चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको यहां पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपके सभी प्यार, हर टिप्पणी, हर समर्थन के लिए दिल से आभारी हूं। टिप्पणियों में मुझे बताएं कि आप इस समय दुनिया के किस हिस्से से यह कहानी सुन रहे हैं। मुझे आपको वहां मेरे साथ हर भावना महसूस करते हुए, विक्रम और मीनाक्षी के साथ इस असंभव यात्रा के हर पल को जीते हुए कल्पना करना बहुत पसंद है, जो अभी शुरू हुई है। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उन्होंने उन्हें फिर से खोला तो उन्होंने एक निर्णय ले लिया था। मैं स्वीकार करती हूं, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, और शब्द एक ऐसे फैसले की तरह निकले
जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। ऐसे भाग्य को सील कर देगा जो अब वापस नहीं लौट सकते थे। विक्रम ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और मीनाक्षी ने अपना दर्जी का हाथ उस कुलीन की नरम हथेली पर रख दिया, एक ऐसा बिजली का स्पर्श महसूस करते हुए जो दोनों के माध्यम से तूफान की रात में बिजली की तरह दौड़ा। जब वे हाट से मुख्य चौक पर स्थित पुराने मंदिर की ओर एक साथ चलने लगे तो पूरा शहर समय में जम गया, मानो भगवान ने दुनिया को रोक दिया हो। महिलाओं ने वे फल छोड़ दिए जो वे चुन रही थीं। पुरुषों ने अपने मुंह खुले रखते हुए अपनी बातचीत रोक दी और यहां तक कि बच्चों ने भी उस असंभव दृश्य को देखने के लिए दौड़ना बंद कर दिया। राजकुमार विक्रम सिंह, शांतिनगर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, मीनाक्षी शर्मा, हाट की विधवा दर्जी, का हाथ पकड़े हुए चल रहे थे, मानो उनका जीवन उस पल पर निर्भर हो। फुसफुसाहट धीमी शुरू हुई और एक लहर की तरह बढ़ती गई जो उन दोनों को डुबोने की धमकी दे रही थी। लेकिन उन दोनों में से किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वे बस आगे बढ़ते रहे। पंडित रामशरण हाथों को क्रॉस किए हुए और एक गंभीर नजर के साथ मंदिर के द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो झूठ को उनके मुंह से निकलने से पहले ही जानता हो। राजकुमार विक्रम, इसका क्या मतलब है? इतनी जल्दी किस बात की है? उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, जो मंदिर के प्राचीन पत्थरों में गूंज उठी उस अजीब जल्दबाजी पर संदेह करते हुए। विक्रम ने मीनाक्षी का हाथ और कसकर पकड़ा, मानो उन्हें डर हो कि वह भाग जाएंगी, और पुजारी को एक दृढ़ संकल्प के साथ देखा जो पकड़े जाने के डर को छिपा रहा था। पंडित जी, हम शादी करने आए हैं। यह सच है, उतना ही सच जितना अभी सूरज ढल रहा है। पुजारी ने माथे पर बल डाला, महसूस करते हुए कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन विक्रम ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। अगर इसमें झूठ है तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करा सकता मेरे बच्चे। पंडित रामशरण ने एक कदम आगे बढ़ते हुए और उन्हें आत्मा को भेदने वाली ध्यान से देखते हुए जोर दिया। विक्रम ने मीनाक्षी का हाथ और कसकर पकड़ा, लगभग उन्हें चोट पहुंचाते हुए, और नियंत्रित लेकिन तनावपूर्ण आवाज में जवाब दिया, पंडित जी, हम यहां शादी करने आए हैं। यह सच है। हम भगवान और मंदिर के सामने हैं, अपनी प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ठीक से झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने पूरी सच्चाई भी नहीं बताई, क्योंकि वह बहुत अधिक जानकारी नहीं देना चाहते थे और भगवान के आदमी से सीधे झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं होना चाहते थे। मीनाक्षी ने टालमटोल महसूस की। उन्हें अजीब लगा कि वह घबराहट में विवरणों से बच रहे थे, लेकिन उन्होंने उस महत्वपूर्ण क्षण में कुछ नहीं कहा। विवाह जल्दी से संपन्न हो गया, संक्षिप्त शब्दों और एक पुरानी किताब के साथ जो नियति नामक एक फैसले की तरह खुली थी, जिसमें वापसी की कोई संभावना नहीं थी। पंडित रामशरण ने गंभीर आवाज में आशीर्वाद दिए, जो मंदिर की ठंडी दीवारों में गूंज उठे, लेकिन उनकी आंखें उन दोनों को एक ऐसे अविश्वास के साथ देखती रहीं जो तलवार की तरह कट रहा था। वह जानते थे कि उस वेदी पर बहुत सारे रहस्य थे, एक भारी रहस्य जो उनसे छिपाया जा रहा था, और इससे उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ नहीं सुना था, कभी उन दोनों के बीच किसी सगाई या रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे। मैं तुम्हें पति और पत्नी घोषित करता हूं, उन्होंने आखिरकार कहा, लेकिन दृढ़ नजर से जोड़ा, और जान लो कि मैं नजर रखूंगा, क्योंकि यह कुछ ठीक नहीं है और मेरे दिल को शांति नहीं मिल रही है। मंदिर के बाहर पूरा शहर टिप्पणी करने के लिए इकट्ठा हो गया था, मानो वे मीनाक्षी के जीवन के मालिक हों और उन्हें बिना दया के न्याय करने का अधिकार हो। वे कब से सगाई कर रहे थे? एक महिला ने तेज आवाज में चिल्लाया, जो मीनाक्षी के कानों में एक तेज सुई की तरह चुभ गई। श्रीमती शर्मा, उनकी सगाई हो गई थी और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा अचानक कैसे हो सकता है? एक और आवाज आक्रामक और क्रूर सवालों के समूह में शामिल हो गई। मीनाक्षी को अपने अंदर अपमान की आग महसूस हुई। उनके गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती या भाग पाती, विक्रम उनके सामने एक खामोश और प्रभावशाली ढाल की तरह खड़े हो गए। वह अब मेरी पत्नी है, विक्रम ने दृढ़ और ठंडी आवाज में घोषणा की, जिससे लोग राजकुमार की उपस्थिति से डरकर कुछ कदम पीछे हट गए। और हमें किसी को अपने निर्णयों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं देना है, न ही कब या कैसे हमने एक होने का फैसला किया। उन्होंने मीनाक्षी की बांह को इतनी कोमलता से पकड़ा जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह अब उनकी सुरक्षा में थीं, और कोई भी उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक उन्हें पहले उसका सामना न करना पड़े। भीड़ धीरे से फुसफुसाई, लेकिन किसी ने भी सवालों पर जोर देने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस तब तक देखा जब तक राजकुमार अपनी नई पत्नी को शाही बग्घी की ओर नहीं ले गए, जो चौक में उनका इंतजार कर रही थी। बग्घी के अंदर जैसे ही दरवाजे बंद हुए और शहर का शोर बाहर मंद पड़ गया,
विक्रम ने अपनी सांस छोड़ दी जो उन्होंने फेफड़ों में रोक रखी थी और मीनाक्षी की ओर मुड़े। धन्यवाद, उन्होंने सच्ची ईमानदारी के साथ कहा, जो उनकी थकी हुई हरी आंखों में चमक रही थी। मेरी मदद करने के लिए, सहमत होने के लिए धन्यवाद। अब हमें आपके घर जाकर आपका सामान, आपके कपड़े और जो कुछ भी आपको चाहिए वह सब लाना होगा। उसी क्षण मीनाक्षी को वास्तविकता एक भारी बोझ की तरह उन पर गिरती महसूस हुई। अब वह राजकुमार के महल में रहेंगी, उन सभी चीजों से दूर रहेंगी जिन्हें वह जानती थीं, उस साधारण जीवन से दूर रहेंगी जो उनकी उस सुबह थी जब वह घर से यह सब बिना कल्पना किए निकली थीं। क्या आप अपना सामान उठाने में मेरी मदद स्वीकार करेंगी? विक्रम ने विनम्रता से पेशकश की, लेकिन मीनाक्षी ने सिर हिला दिया। गर्व अभी भी इसे स्वीकार करने के लिए बहुत मजबूत था। मुझे मदद की जरूरत नहीं है राजकुमार, मेरे पास बहुत कम चीजें हैं, उन्होंने धीमी आवाज में जवाब दिया। उनकी आंखें अपनी कांपती हुई हथेलियों पर टिकी हुई थीं। उन्हें अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी अधिकांश संपत्ति बेचनी पड़ी थी, क्योंकि वह हाट में हर दिन काम करके मुश्किल से खाने के लिए पर्याप्त कमा पाती थीं। जो बचा था वह एक छोटे से सूटकेस में समा जाता था। विक्रम को यह सुनकर अपने सीने में कुछ कसा हुआ महसूस हुआ, एक ऐसी करुणा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सम्मानजनक चुप्पी में सिर हिला दिया। मीनाक्षी के छोटे से घर तक का सफर तेजी से तय हुआ और वह अकेली अंदर चली गईं, जबकि विक्रम बग्घी में इंतजार करते रहे, खिड़की से उस साधारण और विनम्र इमारत को देखते रहे। जब वह एक पुराने चमड़े के सूटकेस और एक छोटी सी लकड़ी की पेटी लेकर लौटीं, तो विक्रम उनकी इच्छा के विरुद्ध भी उनकी मदद करने के लिए नीचे उतरे, सूटकेस को सावधानी से उठाया। महल तक का सफर पूरी तरह से खामोशी में बीता। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था कि उन्होंने अभी अभी क्या पागलपन किया था, कि उनका जीवन कुछ ही घंटों में पूरी तरह से कैसे बदल गया था। मीनाक्षी खिड़की से बाहर देखती रहीं, शहर को पीछे छूटते हुए, महसूस करती रहीं कि वह केवल एक जगह नहीं बल्कि एक पूरा जीवन छोड़ रही थीं जो कभी वापस नहीं आएगा। महल पहुंचने पर दीवान शिवदत्त, जो दशकों से परिवार की सेवा कर रहे एक भूरे बालों वाले और दयालु चेहरे वाले व्यक्ति थे, मुख्य द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे। अपने मालिक को एक अनजान महिला के साथ बग्घी से उतरते देख उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं, जिसे उन्होंने असफल रूप से छिपाने की कोशिश की। यह युवती कौन है? उन्होंने खुद से बुदबुदाया। उस अजीब रात में हो रही किसी भी बात को न समझते हुए विक्रम थकी हुई मुद्रा के साथ दीवान के पास पहुंचे और कहा, शिवदत्त, मैं तुम्हें बाद में आज जो कुछ भी हुआ वह सब शांति से समझाऊंगा। अभी के लिए मुझे चाहिए कि तुम श्रीमती शर्मा को मुख्य कमरों में से एक में मेरी पत्नी के रूप में सभी सुविधाओं और सम्मान के साथ ठहराओ। दीवान यह देखकर अभी भी भ्रमित थे कि उनके मालिक अकेले गए थे और एक पत्नी के साथ लौटे थे, लेकिन हमेशा की तरह आज्ञाकारी थे। उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने मीनाक्षी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और उन्हें महल के लंबे और ठंडे गलियारों से ले गए, जो केवल दीवारों पर कांपती हुई मोमबत्तियों से रोशन थे। मीनाक्षी चुपचाप चलती रहीं, उस विशाल स्थान को देखती रहीं जो अब उनका घर होगा। खुद को एक ऐसी दुनिया में छोटा और खोया हुआ महसूस कर रही थीं जो उनकी नहीं थी। सब कुछ पुरानी लकड़ी और एक भारी अकेलेपन की तरह महक रहा था, जो उन सदियों पुरानी दीवारों के हर पत्थर में समाया हुआ लग रहा था। जब दीवान शिवदत्त ने एक मुख्य कमरे का दरवाजा खोला तो मीनाक्षी ने विशाल छतरी वाले बिस्तर, बारीक नक्काशी वाले गहरे लकड़ी के फर्नीचर और भारी लाल मखमली पर्दों को देखकर अपनी सांस रोक ली, जो बाहर की किसी भी रोशनी को रोक रहे थे। जैसे ही दीवान शिवदत्त बाहर गए और दरवाजा बंद कर दिया, विक्रम ने धीरे से दस्तक देने के बाद अंदर प्रवेश किया। उनका चेहरा हाट की तुलना में और भी पीला था, मानो दिन का भार आखिरकार उन पर आ गया हो। कल हमें इस सब के बारे में बात करनी होगी, उन्होंने थकान से भारी आवाज में कहा, दरवाजे के फ्रेम पर झुकते हुए, मानो उनके पैर अब उन्हें सहारा न दे रहे हों। मैं आपको सही समय पर सच्चाई बताऊंगा, जब चीजें थोड़ी शांत हो जाएंगी और मैं अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाऊंगा। तब तक कृपया मुझ पर भरोसा करें। यह वाक्य मीनाक्षी के कानों में एक जंजीर की तरह गूंजा, उन्हें एक ऐसे समझौते से बांध रहा था जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझती थीं, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया, क्योंकि वह उस समय बहस करने के लिए बहुत थकी हुई थीं। क्या आप अभी के लिए अपनी बातों को मानेंगी? मैंने शादी करना स्वीकार कर लिया है ना? मीनाक्षी ने विक्रम की ओर देखते हुए जवाब दिया, उस दृढ़ता के साथ जो उनमें अभी भी बची थी, हड्डियों तक पहुंची हुई थकान के बावजूद। लेकिन आपको यह जानना होगा कि मैं बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रहना बर्दाश्त नहीं करूंगी। राजकुमार, अगर आप मुझे यहां लाए हैं, अगर आपने मुझे भगवान और शहर के सामने अपनी पत्नी बनाया है,
तो मुझे यह जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है। विक्रम ने खामोशी में सिर हिलाया, कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें उस आलीशान विशालता में अकेला छोड़ दिया जो उन्हें बहुत अवास्तविक लग रही थी। मीनाक्षी कमरे के बीच में खड़ी रहीं, अभी भी अपनी ग्रे शोक की साड़ी पहने हुए थीं। खुद को एक ऐसी घुसपैठिया महसूस कर रही थीं जिसका उस जगह से कभी संबंध नहीं होना चाहिए था। घंटों बाद जब दीवान शिवदत्त ने चांदी की ट्रे में रात का खाना लाया, जो मीनाक्षी ने अपने पूरे जीवन में खाए गए किसी भी खाने से अधिक स्वादिष्ट था, तो उन्होंने शिष्टाचार से धन्यवाद दिया, लेकिन मुश्किल से खा पाईं। तंत्रिकाओं, डर और एक अजीब एहसास के कारण उनका पेट सिकुड़ गया था कि वह एक ऐसी खाई में कूद गई थीं जिसके नीचे कोई जमीन है या नहीं, यह जाने बिना। दीवान शिवदत्त के शुभरात्रि कहने के बाद मीनाक्षी ने कांपते हाथों से अपनी साड़ी उतारी, घर से लाई हुई एक साधारण रात की पोशाक पहनी और उस अद्भुत बिस्तर पर लेट गईं जो उन्हें एक ऐसी कोमलता में निगल रहा था जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना था। चादरें इतनी बारीक थीं कि वे बादलों जैसी लग रही थीं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने चेहरे पर आंसू चुपचाप फिसलते हुए महसूस किए, यह जाने बिना कि क्या वह जीवित और सुरक्षित होने के लिए राहत से रो रही थीं या अज्ञात भविष्य के डर से जो बादलों और उस अंधेरे महल में उनका इंतजार कर रहा था, जो अभी भी रहस्य से भरा था जिसे वह नहीं जानती थीं। अगली सुबह एक ग्रे रोशनी के साथ आई जो भारी पर्दों की दरारों से छनकर आ रही थी और मीनाक्षी एक पल के लिए भ्रमित होकर जाग गईं, यह समझे बिना कि वह कहाँ थीं। जब पिछले दिन की याद एक हिंसक लहर की तरह वापस आई तो वह बिस्तर पर बैठ गईं। अभी भी घर से लाई हुई साधारण रात की पोशाक पहने हुए थीं। चिंता से उनका दिल कस रहा था। विशाल और नरम बिस्तर उन्हें निगल रहा था और उन्होंने अपने चारों ओर उस आलीशान कमरे को देखा जो अभी भी सच होने के लिए बहुत अवास्तविक लग रहा था। दरवाजे पर हल्की दस्तक ने उन्हें चौंका दिया। बस एक पल, उन्होंने कहा, और एक ग्रे साड़ी पहनी। अंदर आ सकते हैं? उन्होंने अपनी अभी भी नींद से भरी आवाज में जोड़ा और दीवान शिवदत्त एक सम्मानजनक मुस्कान के साथ दरवाजे पर दिखाई दिए जो उनके भ्रम को छिपाने की कोशिश कर रही थी। शुभ प्रभात महारानी जी, उन्होंने उन्हें नमस्कार किया और मीनाक्षी उस उपाधि को सुनकर कांप गईं। कृपया यहां एक पल इंतजार करें, दीवान शिवदत्त ने विनम्रता से अनुरोध किया और इससे पहले कि मीनाक्षी कारण पूछ पाती, वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। कुछ मिनट बाद वह दो दासियों के साथ लौटे जो विभिन्न रंगों और आलीशान कपड़ों के ढेर सारे कपड़े लिए हुए थीं, जिन्हें मीनाक्षी ने कभी छूने की कल्पना भी नहीं की थी। ये कपड़े अब आपके हैं महारानी जी, दीवान शिवदत्त ने समझाया, जबकि दासियों ने उन्हें सावधानी से विशाल बिस्तर पर रख दिया। महल में सालों से रखे हुए कपड़ों का एक बड़ा गोदाम है और राजकुमार ने आपसे वह चुनने के लिए कहा है जो आप पहनना चाहें। आप नाश्ते के लिए कुछ और उपयुक्त बदल सकती। मीनाक्षी ने उन शानदार कपड़ों को देखा, अपने कांपते हाथों से उनमें से एक के नरम कपड़े को छुआ और इतना कुछ पाने पर कृतज्ञता और असहजता का मिश्रण महसूस किया, बिना कारण समझे। राजकुमार विक्रम कहाँ हैं? उन्होंने दीवान शिवदत्त की ओर मुड़कर पूछा, उत्सुक आंखों से, जवाब की तलाश में। मुझे उनसे बात करनी है। दीवान ने गहरी सांस ली, मानो जो जवाब उन्हें देना था वह भी उनके लिए दर्दनाक था। राजकुमार सुबह ही राजधानी के लिए निकल गए हैं महारानी जी। उन्हें एक सप्ताह में लौटना चाहिए, शायद थोड़ा और। उन्हें वहां जो मामले सुलझाने हैं उन पर निर्भर करता है। मीनाक्षी को लगा कि उनके पैर कमजोर पड़ गए हैं और उन्हें बिस्तर के किनारे पर बैठना पड़ा, अपनी नाजुक चादरों पर हाथों को कसकर दबाते हुए, जबकि वह उस विनाशकारी जानकारी को संसाधित करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था, एक अनजान महल में, बिना किसी स्पष्टीकरण के। उस ठंडी सुबह में एक अलविदा या सांत्वना के शब्द के बिना भी वह ऐसे कैसे जा सकते थे? उन्होंने दीवान शिवदत्त के बजाय खुद से फुसफुसाया। दीवान विनम्रता से पास आए, महारानी जी, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, ताकि मैं आपको राजकुमार के कारणों या इस पूरी स्थिति के बारे में अधिक जानकारी दे सकूं। दीवान शिवदत्त ने एक ऐसी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया जिसने मीनाक्षी के दिल को छू लिया। लेकिन जब भी आप मुझसे बात करना चाहें, अपना दिल हल्का करना चाहें या किसी भी चीज की जरूरत हो, तो मैं आपकी सेवा में हूं। आप इस महल में अकेली नहीं हैं, भले ही अभी ऐसा लगता हो। मीनाक्षी ने खामोशी में सिर हिलाया और गहरी सांस ली, अपनी उस संयम को वापस पाने की कोशिश की जिसने हमेशा उनकी पहचान की थी। धन्यवाद शिवदत्त, मैं तैयार हो जाऊंगी और नाश्ते के लिए नीचे आऊंगी, उन्होंने एक दृढ़ आवाज़ में कहा।
इतनी आसानी से हार न मानने का फैसला करते हुए दीवान शिवदत्त और दासियों के कमरे से बाहर निकलने के बाद उन्हें उन महंगे कपड़ों के ढेर के साथ अकेला छोड़कर मीनाक्षी ने एक गहरा हरा रेशमी साड़ी चुनी, जो सादी थी, बिना ज्यादा अलंकरणों के, सबसे विचारशील थी। उन्होंने सावधानी से कपड़े पहने, अपनी त्वचा पर महीन कपड़े को फिसलते हुए महसूस किया और अपने बालों को हाथ में सामान्य से अधिक संवार लिया। उन्होंने कमरे के बड़े दर्पण में खुद को देखा और उस सुरुचिपूर्ण महिला को लगभग नहीं पहचाना जो उन्हें वापस देख रही थी। एक सच्ची महारानी जैसी लग रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली, अपने कांपते हाथों से साड़ी को चिकना किया और ठंडी संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतर गईं। खाने के कमरे से आ रही कॉफी और ताजे पकवानों की गंध का पीछा करते हुए जब वह विशाल भोजन कक्ष में दाखिल हुई, जिसमें एक लंबी मेज थी जिस पर आसानी से 20 लोग बैठ सकते थे, तो उन्हें लगभग 50 साल की एक सुरुचिपूर्ण महिला मिली, जिनके काले बाल एक विस्तृत केश विन्यास में बंधे थे। उन्होंने महंगे बैंगनी मखमली वस्त्र पहने थे और उनकी गहरी आंखें उन्हें ऊपर से नीचे तक एक ऐसी गणनात्मक शीतलता से माप रही थीं जिसने उनका खून जमा दिया। शुभ प्रभात, मीनाक्षी ने शिष्टाचार से कहा, लेकिन महिला ने जवाब नहीं दिया, बस उन्हें ऐसे देखती रही जैसे वह एक अवांछित उपस्थिति हो। राजमाता निर्मला देवी, मैं आपको महारानी मीनाक्षी, राजकुमार विक्रम की पत्नी से मिलवाता हूं। दीवान शिवदत्त ने औपचारिक रूप से मीनाक्षी के ठीक पीछे कमरे में प्रवेश करते हुए घोषणा की और राजकुमार की बुआ की प्रतिक्रिया तत्काल और चौंकाने वाली थी। पत्नी? कैसे? राजमाता निर्मला देवी कुर्सी से इतनी जोर से उठीं कि वह पॉलिश किए हुए लकड़ी के फर्श पर चरचराई। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मेरा भतीजा हमेशा अपने सभी निर्णयों में सही रहा है। उसने हमेशा परिवार के महत्वपूर्ण मामलों में मुझसे सलाह ली है। यहाँ क्या हो रहा है? वह दीवान शिवदत्त की ओर मुड़ी। उनकी आंखें क्रोध और भ्रम से चमक रही थीं। अभी विक्रम को बुलाओ, मुझे तुरंत उससे बात करनी है। दीवान शिवदत्त ने गहरी सांस ली और शांति से बताया कि राजकुमार राजधानी के लिए निकल गए थे और 1 सप्ताह में ही लौटेंगे। इसके बाद की खामोशी पिघले हुए शीशे की तरह भारी थी और मीनाक्षी ने तनाव और छिपी हुई दुश्मनी के उस भयानक क्षण में खुद को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस किया। राजमाता निर्मला देवी ने उन्हें ऐसी आंखों से देखा जो उनकी आत्मा को भेदती हुई लग रही थी, दोषों की तलाश में, उन्हें तिरस्कृत करने के कारणों की तलाश में। और मीनाक्षी ने अपनी बची हुई गरिमा के साथ उनकी नजर का सामना किया। बैठिए महारानी जी। दीवान शिवदत्त ने धीरे से बीच में दखल दिया, उन्हें एक कुर्सी खींचकर दी और उनकी काम करने वाली हाथों के लिए बहुत नाजुक चीनी मिट्टी के कप में कॉफी परोसी। राजमाता निर्मला देवी ने तिरस्कार से सांस छोड़ी, अपनी नैपकिन को मेज पर एक छिपे हुए क्रोध के साथ फेंक दिया और दृढ़ कदमों से भोजन कक्ष से बाहर निकल गईं। अपने पीछे महंगे इत्र और अस्वीकृति का एक निशान छोड़ गईं, जिसने माहौल को दम घोंट दिया। मीनाक्षी उस विशाल मेज पर अकेली बैठी रहीं, कॉफी के कप को देखती रहीं जो उनके हाथों में कांप रहा था। अपनी विधवा जीवन में कभी भी इतना अकेला महसूस नहीं कर रही थीं। अभी आपको राजमाता निर्मला देवी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, दीवान शिवदत्त ने धीरे से कहा, उन्हें सांत्वना देने के प्रयास में ताजी रोटी और मुरब्बा परोसते हुए। वह हमेशा एक मुश्किल महिला रही हैं, जीवन से कड़वी, और उन्हें बदलाव या आश्चर्य पसंद नहीं है, लेकिन समय के साथ वह आपकी उपस्थिति की आदी हो जाएंगी। मीनाक्षी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस सिर हिलाकर धन्यवाद दिया और कुछ खाने की कोशिश की, जिसे उनका बंद पेट मुश्किल से स्वीकार कर रहा था। अगर आप चाहें तो आप महल देख सकती हैं, बगीचों में घूम सकती हैं, पुस्तकालय या कोई भी अन्य स्थान तलाश सकती हैं जो आप चाहें, दीवान शिवदत्त ने सच्ची विनम्रता के साथ पेशकश की। स्वतंत्र महसूस करें, यह अब आपका घर है। यह आपका घर उतना ही है जितना राजकुमार विक्रम का। मीनाक्षी ने दीवान की ओर देखा और उनमें उस राजकुमार विक्रम का विशाल और ठंडे स्थान पर एकमात्र व्यक्ति को देखा जो वास्तव में उनकी परवाह करता हुआ लग रहा था, और इससे उन्हें कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ साथ और भी अधिक उदासी महसूस हुई। उन्होंने खामोशी में सिर हिलाया। खाने के बाद उन्होंने कॉफी आधी छोड़कर मेज से उठ गईं और फैसला किया कि उन्हें उस महल को जानना होगा जो अब उनकी जेल या उनका आश्रय था। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि दोनों में से कौन सा होगा। मीनाक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं, और जवाबों की यह कमी उन्हें अंदर ही अंदर जला रही थी, एक धीमी आग की तरह जो आत्मा को जला देती थी। वह जानती थी कि उन्होंने हार्ट में एक जल्दबाजी का फैसला किया था,
कि उन्होंने एक ऐसे आदमी से शादी करना स्वीकार कर लिया था जिसे वह मुश्किल से जानती थी, क्योंकि उस क्रूर शहर में अकेले जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था जो विधवाओं को निगल जाता था। हार्ट उनका एकमात्र सहारा था, लेकिन वह मुश्किल से हर दिन की रोटी के लिए पर्याप्त कमा पाती थी और अकेलापन इतना भारी था कि कुछ रातों को वह बस गायब होने की कामना करती थी। इसलिए उन्होंने राजकुमार के असंभव प्रस्ताव को हताशा, डर और एक कमजोर उम्मीद के कारण स्वीकार किया था कि शायद उन्हें बचाया जा सके, जैसा कि उन्होंने खुद को बचाए जाने की आवश्यकता बताई थी। हालांकि अब उस विशाल और ठंडे महल में बंद सब कुछ उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। हर एक विवरण जो फिट नहीं बैठता था उन्हें और भी बेचैन और डरा देता था। उन्होंने खुद से पूछना शुरू कर दिया कि क्या उन्होंने सही फैसला लिया था या क्या उन्होंने बस गरीबी की जेल को सोने की और भी बदतर जेल से बदल दिया था। विक्रम अगले दिन नहीं लौटे, जैसा कि उन्हें बेसब्री से उम्मीद थी, न ही अगले दिन या उसके अगले दिन, और जवाबों के बिना हर सुबह उस खामोश हताशा को बढ़ा रही थी जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। दीवान शिवदत्त ने उन्हें विनम्रता से सूचित किया कि वास्तव में राजकुमार को लौटने में 1 सप्ताह लग सकता है, शायद इससे भी अधिक। उन्हें वहां जो मामले सुलझाने हैं उन पर निर्भर करता है। और मीनाक्षी को लगा कि दुनिया उनके सिर पर गिर पड़ी है जब उन्हें एहसास हुआ कि वह पूरी तरह अकेली थीं और समझ नहीं पा रही थीं कि वह आदमी क्या कर रहा था। राजमाता निर्मला देवी के साथ उस भयानक नाश्ते के बाद मीनाक्षी ने कभी राजकुमार की कड़वी बुआ को फिर कभी नहीं देखा, मानो उस महिला ने फैसला कर लिया था कि वह उनके तिरस्कार के भी लायक नहीं थी। राजमाता निर्मला देवी ने अपने कमरे में बंद होकर नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना लेना शुरू कर दिया, किसी भी मुलाकात से बचती थी। और मीनाक्षी ने भी वही फैसला किया, क्योंकि वह उस विशाल मेज पर अकेले खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर भी वह एक कैदी की तरह बंद नहीं रहीं। वह उस जगह का पता लगाने के लिए बाहर निकलीं जो अब उनका घर था, लेकिन जो असफल रहे जीवनों के मकबरे से अधिक लग रहा था। वह अन्य कर्मचारियों से मिलीं जिन्होंने उनसे एक मजबूर सम्मान के साथ व्यवहार किया, हालांकि हमेशा उत्सुक नजरों से भरी हुई खामोश सवालों के साथ जिनके जवाब वह नहीं जानती थी। वह रसोइया रमा देवी से मिलीं, एक गोल मटोल महिला जिसके गुलाबी गाल और गर्म मुस्कान थी, जो उनके आने के बाद से सच्ची विनम्रता के साथ उनसे व्यवहार करने वाली पहली व्यक्ति थीं। स्वागत है महारानी जी। इस महल में एक युवा महिला को पाकर कितनी खुशी हुई, रसोइया रमा देवी ने मीनाक्षी के हाथों को मां के प्यार से कसकर दबाते हुए कहा, ताकि खुद को व्यस्त रख सकें और उस अकेलेपन में न डूब जाएं जो उन्हें दम घोंटने की धमकी दे रहा था। मीनाक्षी ने दीवान शिवदत्त से एक सिलाई मशीन और कुछ कपड़े मांगे, क्योंकि सिलाई ने हमेशा उनके जीवन के सबसे मुश्किल पलों में उन्हें शांत किया था। उन्होंने अगले कुछ दिन कमरे के लिए नए पर्दे सिलने में बिताए, नाजुक विवरणों की कढ़ाई की जो उन्हें हाट में किए गए साधारण काम की याद दिलाते थे। अपने हाथों को व्यस्त रखती थीं ताकि ज्यादा न सोचें। कभी कभी वह रसोइया रमा देवी की रोटियां और पेस्ट्री बनाने में मदद करने के लिए रसोई में जाती थीं। उस अंधेरी जगह पर आने के बाद से पहली बार उपयोगी महसूस करती थीं। लेकिन इन छोटी मोटी चीजों के बावजूद भी हर रात मीनाक्षी उस विशाल बिस्तर पर लेट जाती थीं। यह सोचती रहती थीं कि क्या विक्रम कभी लौटेंगे, क्या उन्होंने बस उन्हें वह सब पाने के बाद छोड़ दिया था जिसकी उन्हें जरूरत थी। इस्तेमाल किए जाने का डर उनके दिल में एक खरपतवार की तरह बढ़ रहा था, उस शांति को जहर दे रहा था जिसे वह उन लंबे और खामोश दिनों में खोजने की कोशिश करती थी। 8 दिन बीत गए, खामोश दुख की सदियों की तरह धीरे धीरे। 8 रातें जिनमें मीनाक्षी अकेली खुद से पूछती रहीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया था। और फिर एक बहुत देर रात, जब वह पहले से ही लेटी हुई सोने की असफल कोशिश कर रही थी, उन्होंने कमरे के दरवाजे पर कुछ तेज दस्तक सुनी जिससे उनका दिल धड़कने लगा। वह कांपते पैरों के साथ बिस्तर से उठी, अपनी रात की पोशाक के ऊपर एक लबादा पहना और डर और आशा के मिले जुले कांपते हाथों से दरवाजा खोला। वहां विक्रम थे, थके हुए चेहरे के साथ, गहरी आंखों के नीचे काले घेरे और हरी आंखें अपराध बोध से भरी हुई थीं, जो उनके झुके हुए कंधों पर शीशे की तरह भारी लग रही थी। क्या आप मेरे साथ पुस्तकालय तक चलेंगी? उन्होंने धीमी और कांपती आवाज में पूछा। मुझे आपसे सब कुछ के बारे में बात करनी है, मुझे समझाना है कि क्या हुआ था। मीनाक्षी ने खामोशी में सिर हिलाया, क्योंकि उस भ्रमित भावनाओं के क्षण में उन्हें अपनी आवाज पर भरोसा नहीं था, और विक्रम के पीछे अंधेरे गलियारों से चली जो केवल कांपती हुई मोमबत्तियों से रोशन थे। वे बिना एक शब्द कहे चले। उनके बीच भारी खामोशी थी, अनकही बातों से भरी हुई, जमा हुए रिजेंटिमिएंटों से भरी हुई, गले में जलते हुए सवालों से भरी हुई थी।
जब वे विशाल पुस्तकालय में पहुंचे जो पुरानी किताबों से भरा था और उसमें कवक और छिपे हुए रहस्यों की गंध थी, तो विक्रम ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया और मीनाक्षी की ओर मुड़े, एक ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ जो एक असंभव बोझ उठा रहा हो। हवा में पुराने कागज और मोमबत्ती की मोम की गंध थी और लपटों की हल्की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी, ऐसी परछाइयां बना रही थीं जो जीवित लग रही थीं। हाट में वह दिन मेरा 30वां जन्मदिन था। विक्रम ने एक ऐसी छिपी हुई भावना से कांपती आवाज में कहना शुरू किया जिसे वह नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उस सुबह मुझे अपने पिता का एक पत्र मिला, एक वसीयत जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, क्योंकि वह मरने से पहले बात करने के लिए बहुत बीमार हो गए थे। उन्हें एक स्ट्रोक हुआ था जिसने उन्हें गूंगा और लकवाग्रस्त कर दिया था, और वह इस भयानक शर्त के बारे में बताए बिना मर गए थे जिसे उन्होंने वसीयत में छिपाया था। मुझे पता चला कि मुझे उसी दिन अपने 30वें जन्मदिन के सूर्यास्त से पहले शादी करनी थी, या मैं राजकुमार का पद खो देता, सारी जमीनें खो देता, वह सब कुछ खो देता जो मैं हूं, और वह सब कुछ जो मेरे परिवार ने पीढ़ियों से बनाया था। मीनाक्षी ने महसूस किया कि क्रोध उनके गले में कड़वी पित्त की तरह चढ़ रहा है, और वह 8 दिनों के परित्याग के दौरान जमा हुए दर्द और विश्वासघात से भरे शब्दों को और नहीं रोक पाई। मुझे पता है कि आपने मुझे हाट में उस दयनीय जीवन से निकालकर मदद की। मुझे पता है कि आपने मुझे यह महल और ये महंगे कपड़े दिए, उन्होंने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन आपने मुझसे कहा था कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वे तुम्हें मार डालेंगे। आपने मुझे यह विश्वास दिलाकर झूठ बोला था कि आपकी जान असली खतरे में थी, और अगले दिन मुझसे बात करने और सच्चाई समझाने के बजाय आप बस गायब हो गए, मुझे अकेला छोड़ दिया, कुछ भी समझे बिना। यह किसी के साथ ऐसा नहीं किया जाता विक्रम, यह गलत है और आप यह जानते हैं। विक्रम ने शर्म से सिर झुकाया, उनके हाथ कांप रहे थे जबकि वह अपने काले बालों में उंगलियां फेर रहे थे। हताशा का एक ऐसा इशारा जो यह बताता था कि वे दिन उनके लिए भी कितने मुश्किल रहे थे। मुझे अदालत में जाकर आधिकारिक रूप से यह बताना पड़ा कि मैंने शादी कर ली थी, दस्तावेज पेश करने पड़े, यह साबित करना पड़ा कि मैंने समय सीमा के भीतर वसीयत की मांग को पूरा किया था। उन्होंने भारी आवाज में समझाया। मुझे कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थीं जो शादी के बाद पद के लिए आवश्यक हैं। कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़े, कुलीनों के सामने शपथ लेनी पड़ी। सब कुछ बहुत जरूरी और जटिल था। अब सब कुछ सुलझ गया है, इसलिए मैं वापस आ गया हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं अपने दिल की गहराई से आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे इसे तुरंत करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं एक दिन और इंतजार करता तो शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं सब कुछ खो सकता था। और आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? आपने जाने से पहले मुझे कुछ क्यों नहीं समझाया? मीनाक्षी ने पूछा। क्योंकि मैं अपनी बुआ से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि राजमाता निर्मला देवी इसे नहीं समझेंगी और इसे रोकने की कोशिश करेंगी। विक्रम ने आखिरकार उन्हें देखने के लिए अपनी नजरें उठाईं और स्वीकार किया। मेरी बुआ ने हमेशा मेरे जीवन को नियंत्रित किया। वह हमेशा मेरे लिए सब कुछ तय करना चाहती थीं, और अगर मैंने उन्हें सब कुछ सुलझाने से पहले वसीयत के बारे में बताया होता तो उन्होंने किसी कुलीन महिला के साथ शादी का इंतजाम कर दिया होता जिसे वह चुनती। मैं यह नहीं चाहता था। मैं फिर से हेरफेर नहीं किया जाना चाहता था। इसलिए मैंने अकेले और बहुत जल्दबाजी में काम किया, यह सोचे बिना कि आपको कैसा महसूस होगा। आपकी बुआ ने उस भयानक नाश्ते पर मुझसे इतना तिरस्कार किया। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कचरा थी जिसे किसी ने उनके महल को गंदा करने के लिए लाया था। मीनाक्षी ने रिसेंटिमिएंटो से भारी आवाज में कहा। और उस दिन के बाद मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। वह ऐसे गायब हो गईं जैसे मेरी उपस्थिति जहर थी और मैं यहां अकेली रह गई, कुछ भी समझे बिना। इस महल में कोई भी नहीं समझता कि आप क्या कर रहे हैं। वे मुझे जिज्ञासा और दया से देखते हैं और मैं खुद को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करती हूं, यह जाने बिना कि क्या मैं वास्तव में आपकी पत्नी हूं या केवल एक मोहरा हूं जिसका आपने एक ऐसे खेल में इस्तेमाल किया है जिसे मैं नहीं समझती। मीनाक्षी ने उन्हें गंभीरता से देखा और कहा, आपने ऐसा क्यों किया? झूठ क्यों बोला कि अगर आपने शादी नहीं की तो वे तुम्हें मार डालेंगे? उन्होंने गहरी निराशा से कांपती आवाज में पूछा। आप शुरू से ही सच बता सकते थे। आप कह सकते थे कि अगर आपने शादी नहीं की तो आप अपना पद खो देंगे, और मैं उसी तरह स्वीकार कर लेती। आपको मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं थी। आपको मुझे यह विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं थी कि आपकी जान असली खतरे में थी, जब दांव पर केवल आपका पद था। विक्रम ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो उनका हर शब्द एक छुरा था जिसके वह लायक थे, और जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। एक दर्दनाक ईमानदारी के साथ,
आपकी नाराजगी पूरी तरह से जायज है। आपको मुझ पर और भरोसा न करने का पूरा अधिकार है जो मैंने किया है, विक्रम ने एक सच्ची पश्चाताप से भरी आवाज में कहा। मैं हताश था, घबराया हुआ था, और मैंने सोचा कि पहली बात जो मुझे लगा कि आपको जल्दी मेरी मदद करने के लिए प्रेरित करेगी। यह एक गलती थी, यह मेरी कायरता थी, और मैं अपने दिल की गहराई से आपसे एक बार फिर माफी मांगता हूं। हमें अब नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, हमारे बीच पूरी ईमानदारी के साथ, बिना और झूठ या रहस्यों के जो हमें तबाह कर सकते हैं। मीनाक्षी ने उन्हें घूर कर देखा, जबकि अविश्वास इस इच्छा से लड़ रहा था कि इस बार वह ईमानदार थे कि वह उन्हें फिर से धोखा नहीं देंगे। मुझे इस सब के बाद आप पर भरोसा नहीं है, मीनाक्षी ने एक धीमी आवाज में स्वीकार किया जो कमजोरी से कांप रही थी। लेकिन मुझे बताएं, अब से यह कैसे काम करेगा? मुझे अब पूरी सच्चाई जानने की जरूरत है, बिना किसी और आश्चर्य या गायब होने के जो मुझे अकेला और खोया हुआ छोड़ दें। विक्रम ने सिर हिलाया और उनके लिए एक कुर्सी खींच ली ताकि वह बैठ सके। फिर वह उनके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। उनके घुटने लगभग छू रहे थे, जिससे एक मजबूर अंतरंगता पैदा हो गई। हमें कम से कम 1 साल एक साथ रहने की जरूरत है ताकि पद खोने का कोई खतरा न हो, उन्होंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए समझाया। 1 साल ताकि दरबार और सभी यह देखें कि हमारी शादी असली और स्थायी है, सिर्फ एक नाटक नहीं जो एक शर्त को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में किया गया था। और उस साल के बाद आप स्वतंत्र होंगी, विक्रम ने जारी रखा, और हर शब्द उन्हें बहुत प्रयास से कहना पड़ा। मुझे पता है कि आपके पति की मृत्यु के बाद आपके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था। मुझे पता है कि आपने जीवित रहने के लिए सब कुछ बेच दिया था और हाट में काम करके मुश्किल से खाने के लिए पर्याप्त कमा पाती थीं। इसलिए मैं वादा करता हूं कि जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको असहाय नहीं छोड़ूंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहां से दूर एक अच्छा घर और पर्याप्त पैसे दूंगा ताकि आप अपना बाकी जीवन किसी पर निर्भर किए बिना शांति से जी सकें। मीनाक्षी को यह सुनकर अपने सीने में कुछ कसा हुआ महसूस हुआ। भविष्य की गारंटी पाकर राहत और यह जानकर उदासी का एक अजीब मिश्रण कि इस सब की एक समाप्ति तिथि थी कि यह वास्तविक नहीं था। उस साल के दौरान हमें शहर के नृत्यों और सामाजिक कार्यक्रमों में एक साथ दिखाई देना होगा, विक्रम ने गंभीरता से समझाया। आप मेरे साथ उन परियोजनाओं में जाएंगी जिन्हें मैं विकसित करता हूं, जागीरों के दौरों पर, क्षेत्र के कुलीनों के साथ बैठकों में, ताकि सभी यह देखें कि हमारी शादी सच्ची है। लेकिन यहाँ महल में हम अलग अलग कमरों में सोएंगे, जैसा कि हम पहले से ही कर रहे हैं, और मैं आपको न छूने के अपने वादे को निभाऊंगा, मीनाक्षी। मीनाक्षी ने खामोशी में सिर हिलाया, उस सब को समझने की कोशिश कर रही थीं। यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि उस झूठ को 1 साल तक बिना पागल हुए या रास्ते में खोए हुए कैसे जीना होगा। लेकिन कम से कम अब वह खेल के नियम जानती थीं। हमें बहुत विश्वसनीय होना होगा, खासकर मेरी बुआ निर्मला देवी के लिए, विक्रम ने एक और गंभीर और चिंतित लहजे में जोड़ा। उन्हें वसीयत या हमारे समझौते के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सकता। वह यह संदेह नहीं कर सकती कि यह प्यार के लिए सच्ची शादी नहीं है। मेरी बुआ एक जटिल महिला है। जब वह चाहें और अगर उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो वह मेरे खिलाफ हो सकती हैं। मीनाक्षी ने उस कड़वी महिला के बारे में सोचा जिसने उन्हें नाश्ते के दौरान इतने तिरस्कार से देखा था। लेकिन हमें अपने चचेरे भाई राजकुमार तेजस के लिए और भी विश्वसनीय होना होगा, विक्रम ने कहा। और पहली बार मीनाक्षी ने उनकी हरी आंखों में एक वास्तविक डर देखा। वह मेरा पद चाहते थे। वह वसीयत में उस शर्त के बारे में अपने पिता के माध्यम से जानते थे जो मेरे मरने से पहले मेरे पिता के विश्वास पात्र थे। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने उस जानकारी को इस उम्मीद में छिपाया कि मैं समय पर शादी नहीं कर पाऊंगा और वह पद और सारी जमीनें विरासत में पाएगा। तेजस खतरनाक, महत्वाकांक्षी और क्रूर है, और अगर उसे पता चलता है कि हमारी शादी जल्दबाजी में की गई थी तो वह धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत में इसे रद्द करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए हमें परिपूर्ण होना होगा। हमें उसे भी यह विश्वास दिलाना होगा कि हम वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मीनाक्षी ने महसूस किया कि जिम्मेदारी का बोझ ने उनके कंधों पर एक असंभव पहाड़ की तरह गिर गया है। लेकिन साथ ही उनका एक हिस्सा विक्रम की हताशा को समझ रहा था। अब जब वह पूरी कहानी जानती थी, और पंडित रामशरण का क्या, उन्होंने शादी के दिन पुजारी की संदेहास्पद नजर को याद करते हुए पूछा। वह पहले से ही संदेह कर रहे हैं कि कुछ गलत है। वह मूर्ख नहीं है और आपको बचपन से जानते हैं। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपने थके हुए चेहरे पर हाथ फेरा। पंडित जी, एक समस्या है जो मुझे बहुत चिंतित करती है। उठफीकार उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया। लेकिन हम उनसे सीधे झूठ नहीं बोल सकते।
यह बहुत गंभीर पाप होगा और उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? मीनाक्षी ने जोर दिया, क्योंकि भगवान के आदमी को धोखा देने का विचार उनकी अंतरात्मा पर गहरा बोझ डाल रहा था। हमें तब तक उनसे बचना होगा, गहरी बातचीत या इकबालिया बयान से बचना होगा जिसमें हमें झूठ बोलना पड़े। विक्रम ने जवाब दिया, यह जानते हुए कि यह कोई आदर्श समाधान नहीं था। हम हर रविवार को एक धर्मपरायण विवाहित जोड़े के रूप में मंदिर जाएंगे, लेकिन हम जल्दी निकल जाएंगे ताकि उन्हें अकेले हमसे पूछताछ करने का मौका न मिले। 1 साल बाद जब सब कुछ सुलझ जाएगा और आप चली जाएंगी, तो मैं खुद पंडित जी को सब कुछ बता दूंगा और भगवान से धोखे के लिए माफी मांगूंगा। मीनाक्षी को योजना का यह हिस्सा पसंद नहीं आया, लेकिन वह समझती थी कि उस असंभव क्षण में कोई बेहतर विकल्प नहीं था। क्या आप उन सभी बातों से सहमत हैं जो मैंने आपसे कही हैं? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। उनकी हरी आंखें उनमें कोई ऐसा संकेत ढूंढ रही थीं कि उन्होंने उन्हें पूरी तरह से खोया नहीं था। मीनाक्षी एक लंबे पल के लिए चुप रहीं। जो कुछ उन्होंने सुना था उस पर विचार करती रहीं। उनके पास जो विकल्प थे या उनकी कमी थी, उन पर विचार करती रहीं। वह इनकार कर सकती थीं और हाट वापस जा सकती थीं, लेकिन वह शहर द्वारा और भी अधिक निंदित और न्यायित होकर लौटतीं। उस महिला के रूप में चिन्हित होतीं जिसने राजकुमार से शादी की और कुछ दिनों बाद चली गई, या वह उस 1 साल के झूठ को जी सकती थीं और फिर वहां से दूर एक नई शुरुआत करने का मौका मिल सकता था, पर्याप्त पैसे के साथ, ताकि वह कभी किसी पर निर्भर न रहें। मैं यह सब स्वीकार करती हूं, मीनाक्षी ने आखिरकार एक ऐसी आवाज में कहा जो उनकी अपेक्षा से अधिक दृढ़ थी, लेकिन इस शर्त पर कि आप मुझे बिना बताए फिर कभी गायब नहीं होंगे, कि आप मुझे दिनों तक बिना स्पष्टीकरण के अकेला नहीं छोड़ेंगे, मुझे छोड़ा हुआ महसूस नहीं कराएंगे। अगर हम 1 साल तक इस झूठ को एक साथ जीने वाले हैं, तो मुझे आप पर भरोसा करने में सक्षम होने की जरूरत है कि आप फिर से गायब नहीं होंगे, मुझे अपनी बुआ और उत्सुक कर्मचारियों की दया पर नहीं छोड़ेंगे। विक्रम कुर्सी से उठे और एक नए समझौते को सील करने वाले एक इशारे में उन्हें अपना हाथ बढ़ाया, इस बार अधिक ईमानदार, दोनों के लिए अधिक न्यायपूर्ण। मैं वादा करता हूं कि मैं बिना बताए फिर कभी गायब नहीं होऊंगा। विक्रम ने एक ऐसी गंभीरता के साथ कसम खाई जो उनकी थकी हुई आंखों में चमक रही थी। अब से हम इस स्थिति में साथी हैं और साथी बिना बताए या स्पष्टीकरण के एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। मीनाक्षी ने अपना हाथ उनके हाथ में रख दिया, उस दृढ़ और गर्म स्पर्श को महसूस करते हुए जो इस बार हताशा से नहीं बल्कि एक नवीनीकृत दृढ़ संकल्प से कांप रहा था। उन्होंने एक दूसरे को उस खामोश पुस्तकालय में देखा जो पिछली पीढ़ियों के रहस्यों को समेटे हुए किताबों से भरा था, और दोनों जानते थे कि उन्होंने अभी अभी एक ऐसा समझौता किया था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। कुछ ऐसा जो अभी भी खोजा जाना बाकी था। मीनाक्षी कांपते पैरों और भ्रमित दिल के साथ पुस्तकालय से बाहर निकलीं। अपने पीछे दरवाजा बंद करके विक्रम को पुरानी किताबों के उस समुद्र में अकेला छोड़ दिया। वह विशाल कमरे के बीच में स्थिर खड़े रहे, उस हवा में गहरी सांस लेते रहे जिसमें अभी भी उनकी हल्की खुशबू थी, और उन्होंने महसूस किया कि 8 साल के रहस्य का भार आखिरकार उनके कसते हुए सीने पर दम घोंटने वाली शक्ति के साथ कसने लगा है। विक्रम महल के अंधेरे बगीचों की ओर देखने वाली बड़ी खिड़की तक गए, अपना माथा ठंडे शीशे पर रखा और पहली बार उस याद को फिर से जीने की अनुमति दी जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक एक निषिद्ध खजाने की तरह रखा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और 8 साल पहले के उस रविवार पर लौट आए जब सब कुछ शुरू हुआ था और वह कभी नहीं जान पाई थी। यह एक सुनहरी सुबह थी जो मंदिर की रंगीन खिड़कियों से अंदर आ रही थी, पत्थरों के फर्श को लाल, नीली और सुनहरी रोशनी से रंग रही थी जो दिव्य वादों की तरह नाच रही थी। विक्रम हमेशा की तरह अकेले अपने बेंच पर बैठे थे। जब वह अपने पति के साथ मुख्य द्वार से अंदर आईं, उनके हाथ को एक स्पष्ट कोमलता से पकड़े हुए थीं। उन्होंने एक साधारण हल्के नीले रंग की सूती साड़ी पहनी हुई थी। उनके भूरे बाल एक नाजुक जूड़े में बंधे थे और कुछ विद्रोही लटें उनके चेहरे के चारों ओर नाच रही थीं, जो पवित्र प्रकाश से रोशन था, जो उन्हें विशेष रूप से आशीर्वाद देता हुआ लग रहा था। विक्रम को लगा कि उनके फेफड़ों में हवा कम पड़ गई है जब वह एक शर्मीली मुस्कान के साथ उनके पास से गुजरीं और ठीक सामने वाली बेंच पर बैठ गईं, इतनी करीब कि वह बिना देखे उनके हर विवरण को देख सकते थे। तब से हर रविवार एक मीठी और असंभव यातना बन गया जिसे विक्रम छोड़ नहीं पाते थे, यह जानते हुए भी कि यह गलत था, यहां तक कि पापपूर्ण भी। वह हमेशा इंतजार करते थे कि वह पहले अंदर आएं और बैठें। वह दूर से देखते थे कि वह कहां बैठना चुनेंगी, और तभी वह रणनीतिक रूप से उनके पीछे बैठते थे ताकि वह पूरी पूजा के दौरान उन्हें देख सकें।
वह जानते थे कि यह गलत था, क्योंकि वह एक विवाहित महिला थीं। वह जानते थे कि एक ऐसी महिला के लिए इस भावना को पालना पाप था, जो स्पष्ट रूप से अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उन्हें एक असंभव सपने को देखने वाले की तरह देखना बंद नहीं कर पाते थे। उन्होंने कभी करीब आने की कोशिश नहीं की, कभी उनसे बात नहीं की, कभी कोई संकेत नहीं दिया कि वह उनके दिल में एक दूर और अप्राप्य सितारे की तरह मौजूद थीं, जो ग्रे रवि वालों को रोशन करता था। जब उनके पति का 1 साल पहले निधन हुआ, तो विक्रम को यह खबर पूरे शहर में फैलने से पहले ही पता चल गया, क्योंकि पंडित जी ने विधवा के लिए प्रार्थना करने को कहा था। उन्हें उनके लिए गहरा दर्द महसूस हुआ। उन्होंने उस दुख की कल्पना की जिससे वह गुजर रही होंगी, और साथ ही अपने सीने में एक गलत उम्मीद के जन्म के लिए एक भयानक अपराधबोध भी महसूस हुआ। उन्होंने कई बार करीब आने, उन्हें गुप्त रूप से मदद की पेशकश करने के बारे में सोचा, शायद शोक की उचित अवधि के बाद उन्हें एक ईमानदार और सम्मानजनक रुचि दिखाने के लिए, लेकिन वह नहीं कर सके। शर्म और अस्वीकृति का डर उन्हें हर बार पंगु बना देता था जब वह एक ऐसा नजदीकी अभ्यास करते थे जो कभी नहीं होता था। उन्होंने उन्हें हाट में दुखी देखा, उनकी बुनाई बेचते हुए। उनकी आंखों में चमक खो गई थी, उनका चेहरा पतला हो गया था, जिससे पता चलता था कि वह भूखी थीं। उनके हाथ बिना रुके काम करते थे ताकि कुछ मामूली सिक्के कमा सकें। विक्रम हमेशा किसी को उनके काम खरीदने के लिए भेजने का तरीका ढूंढ लेते थे, बिना उन्हें यह बताए कि वह इन खरीदों के पीछे थे। वह नौकरों को मनगढ़ंत बहाने के साथ भेजते थे ताकि उनके हाथों में गुप्त रूप से पैसे डाल सकें। राजमाता निर्मला देवी उन्हें शादी करने के लिए और भी दबाव डाल रही थीं। उन्हें जबरदस्ती रात के खाने पर युवा कुलीन महिलाओं से मिलवाती थीं। ऐसी तयशुदा शादियां रचती थीं जिन्हें वह ठंडे शिष्टाचार के साथ अस्वीकार कर देते थे। लेकिन विक्रम को कोई जल्दी नहीं थी। वह केवल सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी से भी शादी नहीं करना चाहते थे। वह इंतजार करना चाहते थे कि मीनाक्षी अपने फरेयतन बनाने के लिए लान टेना शोक से उभरे। वह समय को समय देना चाहते थे। हालांकि सब कुछ उस सुबह बदल गया जब उन्हें अपने पिता की छिपी हुई वसीयत अपने कार्यालय के पुराने डेस्क के गुप्त दराज में मिली। उन्होंने कांपते हाथों से सदमे और घबराहट में भयानक शर्त पढ़ी, मेरे बेटे विक्रम को अपने 30वें जन्मदिन के सूर्यास्त से पहले शादी करनी होगी, या वह सिंहगढ़ के राजकुमार का पद और सारी संपत्ति खो देगा। उन्होंने कैलेंडर देखा और डर के साथ महसूस किया कि वह ठीक वही दिन था, उनका 30वां जन्मदिन, और सूरज पहले से ही आकाश में ऊंचा था, क्षितिज की ओर निर्दयता से बढ़ रहा था। वह पूर्ण हताशा में गिर गए। उन्होंने उन सभी महिलाओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानते थे, लेकिन उन्हें किसी पर भी इतना भरोसा नहीं था कि वह उन्हें बाद में बेच या ब्लैकमेल न करें। कोई भी इतनी अजीब और जल्दबाजी वाली शादी को खतरनाक सवाल किए बिना स्वीकार नहीं करती। तभी उन्होंने मीनाक्षी के बारे में सोचा, एकमात्र महिला जिस पर उन्हें भरोसा था, बिना उनसे एक शब्द भी बोले, क्योंकि उन्होंने उन्हें 8 साल तक देखा था और उनकी ईमानदारी, उनकी गरिमा, उनकी खामोश ताकत को देखा था। वह बिना सोचे समझे हाट भागे। उन्होंने यह झूठ गढ़ लिया कि उन्हें मार डालेंगे, क्योंकि उनके पास बेहतर कुछ सोचने का समय नहीं था। और जब उन्होंने उनकी मदद करने के लिए स्वीकार किया, तो उन्हें लगा कि उनका दिल एक ऐसी तरह से तेज धड़क रहा है जो केवल पद बचाने के लिए राहत नहीं थी, यह सच्ची खुशी थी। यह एक असंभव सपने की साकारता थी जिसे उन्होंने कभी जागते हुए देखने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि आखिरकार वह उनकी हो जाएंगी, भले ही गलत कारणों से, भले ही एक ऐसे झूठ के माध्यम से जो उन्हें गहराई से शर्मिंदा करता था। विक्रम ने आंखें खोलीं, वर्तमान में लौटते हुए अभी भी पुस्तकालय की ठंडी खिड़की पर झुके हुए थे। उनके पास अब 1 साल था, 365 दिन, उन्हें वास्तव में जीतने के लिए, उन्हें अपने प्यार में डालने के लिए, जैसे वह 8 साल से उनसे प्यार करते थे। वह उन्हें हमेशा के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध एक क्रूर तानाशाह की तरह नहीं रखेंगे, लेकिन वह उन्हें बिना लड़े भी जाने नहीं देंगे। वह उन्हें दिन ब दिन इशारे इशारे, नजर ही नजर में जीतेंगे, जब तक कि वह रहना न चुने, बाध्यता या समझौते से नहीं, बल्कि एक सच्चे प्यार के लिए जिसे वह हर रात प्रार्थना करते थे कि एक दिन वह उनके लिए महसूस कर सकें। उन्होंने राजकुमार की मुद्रा सीधी की, जिसे उन्होंने हमेशा एक कवच की तरह बनाए रखा था, और उस खामोश पुस्तकालय में खुद से कसम खाई, जो अब उनके आखिरकार प्रकट हुए रहस्य का गवाह था। मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, मीनाक्षी। उन्होंने खाली हवा में एक पवित्र वचन की तरह फुसफुसाया, झूठ या हेरफेर से नहीं, बल्कि सच्चाई से, सम्मान से, जितनी भी धैर्य उनमें हो, उससे।
और अगर इस साल के अंत में भी तुम जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें गरिमा के साथ और जो कुछ भी मैंने तुम्हें वादा किया है उसके साथ जाने दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी शक्ति से लड़ूंगा, क्योंकि तुम एकमात्र महिला हो जिसने मेरे दिल को इस तरह धड़काया है, और मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। विक्रम ने पुस्तकालय की मोमबत्तियां एक एक करके बुझा दी। केवल चांद की हल्की रोशनी को ऊंची खिड़कियों से अंदर आने दिया, जो पुरानी प्रेम कहानियों वाली किताबों को मंद रूप से रोशन कर रही थी। वह उस जगह से अपने कंधों पर हल्का बोझ लेकर निकले। अब जब सच्चाई बता दी गई थी, लेकिन अपने सीने में एक खतरनाक उम्मीद भी लिए हुए थे, जो दर्दनाक और सांत्वनादायक दोनों थी। वह अपनी सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर गए, मीनाक्षी के कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरे और एक लंबे पल के लिए वहीं रुक गए। उनकी कल्पना कर रहे थे कि वह दूसरी तरफ लेटी होंगी, उन सब बातों के बारे में सोच रही होंगी जो उन्होंने कही थीं। उन्होंने अपना हाथ दरवाजे की ठंडी लकड़ी पर रखा। वह शुभरात्रि कहने के लिए दस्तक देने वाले थे, लेकिन पीछे हट गए, उनके स्थान का सम्मान करते हुए, जैसा कि उन्होंने हमेशा वादा किया था। वह अपने ठंडे और एकाकी कमरे में चले गए, जहां वह सालों से अकेले सो रहे थे, और लंबे समय में पहली बार एक हल्की मुस्कान के साथ विशाल बिस्तर पर लेट गए। उनके पास एक साल था, एक पूरा साल उन्हें यह दिखाने के लिए कि वह वास्तव में कौन थे, एकाकी और कठोर राजकुमार के कवच के नीचे। एक साल उन्हें हंसाने के लिए, उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए, उन्हें यह समझाने के लिए कि वह उन्हें देखते थे, कि वह उन्हें वास्तव में देखते थे। हार्ट की दर्जी के रूप में नहीं, न ही एक समस्या के समाधान के रूप में, बल्कि उस महिला के रूप में जिसने 8 साल तक बिना जाने उनके रविवालों को रोशन किया था। और विक्रम उस रात एक ऐसी उम्मीद के साथ सोए जो उन्होंने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। प्रार्थना करते रहे कि समय उनका सहयोगी हो और दुश्मन नहीं उस असंभव लड़ाई में, एक ऐसे दिल के लिए जो अभी भी उनका नहीं था। पुस्तकालय में हुई बातचीत के बाद के दिन मीनाक्षी के लिए एक अजीब लेकिन लगभग आरामदायक दिनचर्या लेकर आए, जो उस विशाल महल के हर कोने को जानना शुरू कर रही थी। राजमाता निर्मला देवी हालांकि एक कड़वी छाया बनी रहीं, जो गलियारों से गुजरती थीं, किसी भी मुलाकात से बचती थीं। मीनाक्षी को अपने भतीजे की वैध पत्नी के रूप में स्वीकार करने से अपनी पूरी इनकार को बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त करती थीं। जब वे गलती से टकरा जाती थीं, तो राजकुमार की बुआ एक ठंडे तिरस्कार के साथ नजरें हटा लेती थीं, जो शब्दों से अधिक कटता था, यह स्पष्ट करते हुए कि हार्ट की वह घुसपैठियां परिवार में कभी भी स्वागत योग्य नहीं होगी। मीनाक्षी इसे महत्व न देने की कोशिश करती थी, लेकिन राजमाता निर्मला देवी की हर ठंडी नजर एक दर्दनाक याद दिलाती थी कि वह उस विलासिता और कुलीन उपाधियों की दुनिया से संबंधित नहीं थी। एक धूप भरी और सुहावनी दोपहर, मीनाक्षी महल के पिछले बगीचे में बैठी थीं। मेहमानों के कमरे के लिए नए पर्दे सिल रही थीं, प्राकृतिक प्रकाश और ताजी हवा का लाभ उठा रही थीं, जिसमें जंगली फूलों की खुशबू थी। उनकी उंगलियां कुशलता से काम कर रही थीं, हल्के नीले कपड़े पर नाजुक कढ़ाई बना रही थीं, जो उन्हें हाट में किए गए साधारण काम की याद दिलाती थीं। जब विक्रम हाथ जेब में डाले हुए लॉन में चलते हुए दिखाई दिए, तो वह उन्हें वहां इतनी एकाग्र, उस वातावरण में इतनी स्वाभाविक देखकर रुक गए कि यह महल के ठंडे आंतरिक भाग से बेहतर लग रहा था, और पास आने से पहले हल्की मुस्कान दी। शुभ संध्या मीनाक्षी। उन्होंने विनम्रता से उन्हें नमस्कार किया, और वह चौंक कर ऊपर उठीं, क्योंकि उन्होंने उन्हें आते नहीं सुना था। उनका दिल बिना किसी स्पष्ट कारण के तेजी से धड़क रहा था। मैं आपको आज रात राजा महेंद्र सिंह के निवास पर एक नृत्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, विक्रम ने कहा, और मीनाक्षी को तंत्रिकाओं के कारण तुरंत पेट में मरोड़ महसूस हुई। यह उच्च समाज के सामने मेरी पत्नी के रूप में आपकी आधिकारिक प्रस्तुति होगी, और मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हर समय आपके साथ रहूंगा। मीनाक्षी ने यह सोचते हुए घूंट लिया कि वे सभी सुरुचिपूर्ण लोग उन्हें आंकेंगे, जो जानते होंगे कि वह हार्ट की एक दर्जी के अलावा और कुछ नहीं थी, जो महारानी होने का ढोंग कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए तैयार हूं या नहीं, उन्होंने कांपती आवाज में स्वीकार किया। लेकिन विक्रम उनके बगल में नरम घास पर घुटने टेक गए, और उनकी हरी आंखों ने उनकी आंखों को एक ऐसी तीव्रता से पाया जिसने उन्हें निहत्था कर दिया। आप जितना सोचती हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं, और मैं वादा करता हूं कि मैं किसी को भी आपको अपमानित नहीं करने दूंगा, उन्होंने एक ऐसी दृढ़ता से कहा जिसने मीनाक्षी के सीने को एक अजीब तरह से गर्म कर दिया। उन्होंने आखिरकार सिर हिलाया, उस भयानक नृत्य पर जाने के लिए सहमत हो गईं, और विक्रम ने सच्ची कृतज्ञता के साथ मुस्कुराई, इससे पहले कि वह उठकर महल के अंदर लौट जाते। घंटों बाद जब सूरज क्षितिज में ढलना शुरू हुआ, आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंगते हुए
दीवान शिवदत्त ने मीनाक्षी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 3 शानदार कपड़े लेकर आए ताकि वह चुन सकें। राजकुमार ने मुझे अवसर के लिए सबसे उपयुक्त चुनने में आपकी मदद करने के लिए कहा था महारानी जी, उन्होंने एक पिता तुल्य विनम्रता के साथ समझाया, जो उन्हें बढ़ती असुरक्षा के उन क्षणों में हमेशा सांत्वना देता था। मीनाक्षी ने एक गहरा हरा पन्ना रेशमी साड़ी चुनी, जिसमें कमर और लंबी आस्तीन पर नाजुक सुनहरी कढ़ाई थी। सुरुचिपूर्ण लेकिन बहुत अधिक आकर्षक नहीं थी, ताकि ऐसा न लगे कि वह बहुत अधिक प्रयास कर रही थी। रसोइया रमा देवी, प्रिय रसोइया जो महल में उनकी एकमात्र सच्ची दोस्त बन गई थीं, उन्हें तैयार होने में मदद करने के लिए ऊपर आईं। उनके भूरे बालों को ढीले कर्ल में संवारा, जो उनके कंधों पर सुरुचिपूर्ण ढंग से गिर रहे थे। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं महारानी जी, आप उन सभी महिलाओं को ईर्ष्या से मार डालेंगी, रसोइया रमा देवी ने कहा, जबकि उन्होंने मीनाक्षी के बालों में मोतियों का एक ब्रोच लगाया, जो दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख रही थी। उस सुरुचिपूर्ण महिला को पूरी तरह से नहीं पहचान रही थी, जो उन्हें घबराई हुई और डरी हुई आंखों से वापस देख रही थी। जब वह उस रात मुख्य सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उन्हें विक्रम हॉल में उनका इंतजार करते हुए मिले। एक बेदाग काले सूट, ग्रे वेस्ट और गहरे रेशमी टाई पहने हुए थे, जो उन्हें और भी प्रभावशाली बना रहे थे। उन्हें देखकर उनकी हरी आंखें चौड़ी हो गईं और एक पल के लिए वह निशब्द रह गए, बस उन्हें ऐसे देखते रहे जैसे वह कुछ असंभव और अद्भुत देख रहे हों। आप तेजस्वी लग रही हैं, उन्होंने आखिरकार भारी आवाज में कहा, और मीनाक्षी को लगा कि उनके गाल शर्म और किसी ऐसी चीज से लाल हो रहे हैं जिसका वह नाम नहीं बता सकती थीं। कुछ खतरनाक, जो उनके दिल की धड़कन को अनुचित रूप से तेज कर रहा था। राजमाता निर्मला देवी थोड़ी देर बाद दिखाई दीं। गहरे बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थीं। उनका चेहरा अस्वीकृति से बंद था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह बस पहले बग्घी में बैठी, एक पदच्युत रानी के कठोर चाल के साथ, शाही बग्घी में, जो राजा महेंद्र सिंह के निवास की ओर पत्थर की सड़कों पर धीरे धीरे डगमगा रही थी। विक्रम मीनाक्षी के बगल में बैठे थे, जबकि राजमाता निर्मला देवी सामने की सीट पर एक स्पष्ट तिरस्कार के साथ खिड़की से बाहर देख रही थीं। अचानक मीनाक्षी ने विक्रम का गर्म हाथ महसूस किया, जो उनके हाथ को समर्थन के इशारे में लपेट रहा था, और स्पर्श ने उन्हें पूरी तरह से अनपेक्षित रूप से चौंका दिया, जिससे उनका पूरा शरीर कांप गया। उनका हाथ गर्म, दृढ़, आरामदायक था, एक ऐसे तरीके से जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने पूरे रास्ते उनका हाथ पकड़े रखा, जैसे कि वह उस साधारण स्पर्श के माध्यम से उन्हें साहस दे रहे हों। मीनाक्षी ने अपनी नजरें नीचे की ओर झुकाईं, उनके आपस में गुंथे हुए उंगलियों को देखती रहीं। उन्हें बुआ को यह विश्वास दिलाना था कि वे एक जोड़ा थे, लेकिन उन्हें अपनी बाह और सीने में गर्मी फैलती महसूस हो रही थी, और उन्होंने सोचा कि यह उन्हें इतना क्यों प्रभावित कर रहा था, अगर यह केवल अभिनय का हिस्सा था। जब वे जागीरदार के निवास पर पहुंचे तो हवेली रोशनी और क्रिस्टल लैंप से जगमगा रही थी, जो ऊंची भित्ति चित्रों से सजी छत में फंसे तारों की तरह चमक रहे थे। पीछे धीमी संगीत बज रहा था, जबकि सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने कुलीन समूह में बातचीत कर रहे थे, शराब के गिलास पकड़े हुए थे और उन चुटकुलों पर हंस रहे थे जिन्हें मीनाक्षी नहीं समझती थी। विक्रम ने उन्हें बड़े हॉल में ले गए। उनके हाथ उनकी पीठ पर दृढ़ता से थे। हर समूह को मेरी पत्नी महारानी मीनाक्षी सिंहगढ़ के रूप में उनसे मिलवाते हुए महिलाओं ने उन्हें उत्सुक और न्यायपूर्ण आंखों से ऊपर से नीचे तक देखा। उनके गुजरते ही आपस में फुसफुसाती रहीं, और मीनाक्षी को हर नजर अपनी उजागर और कमजोर त्वचा में एक सुई की तरह चुभती हुई महसूस हुई। यह महिला कौन है? यह कहां से आई है? मैंने इसे पहले किसी भी कार्यक्रम में कभी नहीं देखा। एक नीले कपड़े वाली महिला ने इतनी ऊंची आवाज में पूछा कि उनके आसपास के सभी लोग उसे सुन सकें। राजमाता निर्मला देवी नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए एक झूठी और मीठी आवाज में कहने लगीं, यह एक दूर देश से है, एक सम्मानित लेकिन विवेकपूर्ण परिवार से है, जो समाज में बहुत अधिक बार बार आना पसंद नहीं करता। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विस्तृत झूठ को जारी रख पाती, एक वृद्ध महिला जिसके भूरे बाल और तेज आंखें थीं, मीनाक्षी को एक ऐसी ध्यान से देखती हुई पास आई जिसने उनका खून जमा दिया। एक मिनट, यह हाट की विधवा है ना? मैंने इसे कई बार मंदिर में चौक में अपनी बुनाई बेचते हुए देखा है, उन्होंने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आधे हॉल ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। इसके बाद की खामोशी कान फाड़ देने वाली थी, और मीनाक्षी ने महसूस किया कि सभी सिर उनकी ओर मुड़ गए थे, पहचान और आश्चर्य के मिश्रण के साथ जो छिपे हुए तिरस्कार से भरा था। राजमाता निर्मला देवी मोम की तरह पीली पड़ गईं, उनके होंठ शर्म और क्रोध से कस गए थे।
स्पष्ट रूप से तुरंत वहां से गायब होना चाहती थीं ताकि उस सार्वजनिक अपमान से जुड़ी न रहें। विक्रम, हालांकि, मीनाक्षी का हाथ और कसकर दबाया और धीरे से केवल उन्हें सुनाई देने के लिए फुसफुसाए, अपना सिर ऊंचा रखो और टिप्पणियों पर ध्यान मत दो। तुम मेरी पत्नी हो और तुम इन सभी महिलाओं के समान सम्मान के हकदार हो। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली, अपनी मुद्रा सीधी की और उत्सुक नजरों का सामना एक ऐसी गरिमा के साथ किया जो हाट में लगातार न्याय के तहत जीवित रहने के वर्षों में बनी थी। तभी राजकुमार तेजस महल में नापते कदमों और एक सुरुचिपूर्ण मुस्कान के साथ हॉल को पार करते हुए दिखाई दिए, जो उनकी ठंडी और गणनात्मक आंखों तक नहीं पहुंचती थी। वह लंबा था, काले बाल थे, पूरी तरह से पीछे कंघी किए हुए थे। उन्होंने एक हल्का ग्रे सूट पहना था जो उनकी एथलेटिक आकृति को उजागर करता था, और उनके चेहरे पर एक कुलीन सुंदरता थी जो नीचे कुछ खतरनाक छिपा रही थी। भाई विक्रम, आपको आखिरकार शादीशुदा देखकर कितनी खुशी हुई। तेजस ने शहद में जहर भरी एक मीठी आवाज में अभिवादन किया। फिर वह मीनाक्षी की ओर मुड़े और उन्हें ऊपर से नीचे तक एक धीमी और आक्रामक नजर से देखा, जिसने उन्हें सभी के सामने नग्न और उजागर महसूस कराया। हर विवरण का विश्लेषण एक ऐसे रुचि के साथ किया जो केवल विनम्र जिज्ञासा से कहीं अधिक था। और यह वही मशहूर नई महारानी होनी चाहिए जिसके बारे में पूरा शहर बात कर रहा है। तेजस ने मीनाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे आवश्यकता से अधिक और लंबे समय तक चूमा। विक्रम उनके बगल में क्रोध से कसकर अपनी झबड़े कसते हुए तनाव में आ गए, लेकिन एक शिक्षित कुलीन का संयम बनाए रखा, भले ही वह अपने चचेरे भाई का हाथ अपनी पत्नी के हाथ से खींचना चाहते थे। मैं आप दोनों को एक शानदार नृत्य की शुभकामनाएं देता हूं, तेजस ने जारी रखा, एक मुस्कान के साथ जो एक छिपी हुई धमकी लग रही थी। और मैं जल्द ही महल का दौरा करूंगा ताकि अपनी नई बुआ को बेहतर तरीके से जान सकूं और परिवार के उन मामलों पर बातचीत कर सकूं जिन्हें तुरंत सुलझाया जाना चाहिए। भाई तेजस हवा में तनाव का एक निशान छोड़ते हुए दूर चले गए और मीनाक्षी को अपनी पीठ पर एक सिहरन महसूस हुई जब उन्हें समझ आया कि वह आदमी खतरनाक था, ऐसे तरीकों से जिन्हें वह अभी पूरी तरह से नहीं समझती थीं। विक्रम ने उन्हें धीरे से हॉल के केंद्र तक ले गए, जहां अन्य जोड़े एक रोमांटिक वॉल्ट्स की धुन पर नाच रहे थे, और उनके कमर पर एक हाथ रखा जबकि दूसरे हाथ से उनका हाथ दृढ़ता से पकड़े हुए थे। मुंह पर भरोसा करो, उन्होंने इतना धीरे से फुसफुसाया कि केवल वह ही उन्हें सुन सकी। और फिर वह धीरे धीरे झुके, उन्हें अगर वह चाहें तो दूर हटने का समय देते हुए। वह दूर नहीं हटी। जब उनके होंठ उनके होंठों से मिले तो मीनाक्षी को लगा कि पूरी दुनिया गायब हो गई है, मानो उस असंभव क्षण में केवल वे दोनों ही मौजूद हों। चुंबन, जो बुआ को समझाने के लिए तेज और सतही होना चाहिए था, धीरे, लगभग शर्मीला शुरू हुआ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन दोनों में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ ऐसा जिसने उस अभिनय को एक शुद्ध और भयावह सच्चाई में बदल दिया। विक्रम ने चुंबन को एक ऐसी तीव्रता के साथ गहरा किया जो नकली नहीं थी। उन्होंने मीनाक्षी को अपनी ओर खींचा, उनके शरीर को अपने शरीर के खिलाफ कांपते हुए महसूस किया, और उन्होंने उस पल को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हुए जवाब दिया। उनके हाथ उनकी पीठ से ऊपर उनके चेहरे तक गए, उनके गालों को अंगूठों से सहलाते हुए, जबकि वह उन्हें 8 साल के खामोश, दर्दनाक प्यार से जन्मी एक जुनून के साथ चूमते रहे। मीनाक्षी ने अपनी उंगलियों को उनके बालों में फंसाया, उन्हें और करीब खींचा, उनके होठों पर उनका स्वाद महसूस करते हुए, उनकी गर्मी को अपने शरीर की हर कोशिका में घुसते हुए महसूस किया। समय रुक गया, दुनिया गायब हो गई, और केवल वह चुंबन ही मौजूद था जो एक साथ जलता और ठीक करता था, जो भ्रमित करता और स्पष्ट करता था, जो सब कुछ नष्ट करता और फिर से बनाता था। जब आखिरकार हवा की कमी के कारण वे अलग हुए तो विक्रम ने अपना चेहरा उनके चेहरे के पास रखा। उनकी सांसें मिली हुई थीं, उनकी हरी आंखें कुछ तीव्र और खतरनाक चीज से चमक रही थीं जिसने मीनाक्षी को कांपा दिया। फिर उन्होंने उनके कंधे पर से देखा और राजमाता निर्मला देवी को गुलाब के पौधे के पास खड़ी देखा, उन्हें एक अवर्णनीय अभिव्यक्ति के साथ देख रही थीं। विक्रम तुरंत संभल गए, राजकुमार की अपनी भूमिका में लौट आए। बुआ निर्मला देवी, मैंने आपको वहां नहीं देखा था, उन्होंने चुंबन के कारण अभी भी भारी आवाज में कहा, उन्हें एक शिक्षित इशारे से नमस्कार करते हुए, जबकि उन्होंने अपना हाथ मीनाक्षी की कमर पर रक्षात्मक और आधिकारिक तरीके से रखा। राजमाता निर्मला देवी ने बस ठंडी गंभीरता से सिर हिलाया और बिना एक शब्द कहे महल के अंदर लौट गईं, उन्हें सुगंधित बगीचे में अकेला छोड़ दिया। मीनाक्षी ने उस चुंबन में अपनी हर नस के साथ विश्वास किया था। उन्हें यह वास्तविक लगा था, उन भावनाओं से भरा हुआ था
जो आवश्यक अभिनय से कहीं अधिक थीं, वह एक भयानक संघर्ष में पड़ गईं, क्योंकि उनके लिए वह चुंबन सच्चा था। उन्होंने ऐसी चीजें महसूस कीं जो उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद से इतनी लंबे समय से महसूस नहीं की थीं, शायद ऐसी चीजें जो उन्होंने उनके साथ भी कभी महसूस नहीं की थीं। जब उनका पूरा शरीर अभी भी विक्रम के स्पर्श से जल रहा था, तो यह केवल नाटक कैसे हो सकता था? जब उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, तो यह झूठ कैसे हो सकता था? वे भारी खामोशी में महल लौटे, हर कोई अपने भ्रमित विचारों में खोया हुआ था, जिन्हें वे साझा करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। और मीनाक्षी दौड़कर अपने कमरे में गईं, खुद को वहीं बंद कर लिया ताकि वह अकेले रो सकें, यह समझे बिना कि उन्हें क्या महसूस हो रहा था। लेकिन मीनाक्षी को जो नहीं पता था, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी, जब वह उस विशाल कमरे में अकेली रो रही थी, वह यह था कि विक्रम ने भी इसे महसूस किया था। उस रात वह पुस्तकालय में एक गिलास शराब पकड़े हुए खड़े रहे, जिसे वह पी नहीं पा रहे थे। अपनी यातना भरी यादों में उस चुंबन को बार बार जी रहे थे। उन्होंने सोचा था कि यह उनकी बुआ के लिए केवल एक विश्वसनीय प्रदर्शन होगा। उन्होंने सोचा था कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और आवश्यक भावनात्मक दूरी बनाए रख सकते हैं। लेकिन जिस क्षण मीनाक्षी के होंठ उनके होंठों से मिले, जिस क्षण उन्होंने उस तीव्रता के साथ जवाब दिया, विक्रम ने 8 लंबे सालों से बनाए गए नियंत्रण को पूरी तरह से खो दिया। और तब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा कि वह उस महिला से अपनी आत्मा के हर हिस्से से प्यार करते थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने भी जवाब दिया था और समझा कि उनके सामने का साल उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई या सबसे बड़ी जीत होगी। कमरा साझा करने के दीवान शिवदत्त के फैसले ने मीनाक्षी को दिन के धीरे धीरे अपरिहार्य रात की ओर बढ़ने के साथ और भी अधिक परेशान कर दिया। वह जानती थीं कि उस रात, अपनी शादी के बाद पहली बार, वे एक ही कमरे में सोएंगे, एक ही बंद हवा में सांस लेंगे, उस अंतरंग स्थान को ऐसे तरीकों से साझा करेंगे जो उन्हें गहराई से डरा रहे थे। पूरे दिन मीनाक्षी ने दासियों को सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते देखा, उनका सामान ले जाते हुए, और हर यात्रा ने चिंता को बढ़ा दिया, जो उनके सीने को एक विशाल हाथ की तरह धीरे धीरे दम घोंट रहा था। जब वह कमरे को देखने के लिए ऊपर गईं, तो उन्हें अपना सारा सामान विक्रम के सामान के साथ व्यवस्थित मिला। उनके कपड़े उनके सूट के बगल में लटके हुए थे। सब कुछ एक मजबूर अंतरंगता में मिला हुआ था, जिसने उन्हें घबराहट और अज्ञात के डर से कांपा दिया। वह यह जानकर कांप रही थीं कि वह उस आदमी के साथ बिस्तर साझा करेंगी, कि वह उनके इतने करीब सोएंगी, अपने बगल में पुरुष शरीर की गर्मी महसूस करेंगी, रात की खामोशी में उनकी सांसें सुनेंगी। और बगीचे में उस चुंबन के बाद, जो अभी भी उनके होंठों पर एक स्थायी निशान की तरह जल रहा था, सब कुछ उनके दिल के लिए और भी भ्रमित करने वाला और खतरनाक हो गया था। जो निषिद्ध भावनाओं से लड़ रहा था, वह आवश्यक भावनात्मक दूरी कैसे बनाए रख सकती थी? जब वे शारीरिक रूप से इतने करीब होंगे, जब उनके हर स्पर्श से वह ऐसे तरीकों से कांप उठती थीं जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर पाती थीं। मीनाक्षी ने पूरे दिन खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर और चिंता केवल बढ़ती गई जैसे जैसे घंटे उस भयानक रात की ओर निर्दयता से बढ़ते गए। उस रात सब कुछ और भी जटिल और तनावपूर्ण बनाने के लिए राजकुमार तेजस उनके साथ रात का खाना खाने के लिए आए, जैसा कि उन्होंने कुछ हफ्ते पहले नृत्यों में वादा किया था। मेज सबसे बढ़िया क्रॉकरी के साथ सजी थी। मोमबत्तियां चेहरों को एक सुनहरी और कांपती हुई रोशनी से रोशन कर रही थीं, और हवा में तनाव इतना घना था कि मीनाक्षी मुश्किल से सांस ले पा रही थीं। विक्रम और मीनाक्षी ने अच्छी तरह से छिपाया एक प्रेमपूर्ण जोड़े की भूमिका को एक ऐसी क्षमता के साथ निभाया जिसने उन्हें खुद को भी आश्चर्यचकित कर दिया। सामाजिक आयोजनों में इतने अभ्यास के बाद विक्रम रात के खाने के दौरान कुछ क्षणों में उनका हाथ छूते थे, उनके साथ अपनी उंगलियां फंसाते थे, जबकि वह चचेरे भाई से राजनीति पर बातचीत करते थे। धीरे से उनकी उंगलियों को सहलाते थे, और हर स्पर्श से मीनाक्षी का दिल एक ऐसे तरीके से तेज धड़कने लगता था जो निश्चित रूप से नकली या नियंत्रित नहीं था। तेजस एक गणनात्मक शिकारी की आंखों से सब कुछ देखते थे। हर सूक्ष्म हाव भाव, हर बदली हुई नजर, हर कहे गए शब्द का विश्लेषण अपनी कहानी में विसंगतियों की तलाश में करते थे। वह शिष्टाचार से मुस्कुराते थे, लेकिन उनकी ठंडी आंखें मूल्यांकन करना, मापना, उस घातक गलती की तलाश करना बंद नहीं करती थीं जो यह साबित करे कि वह शादी जल्दबाजी में की गई एक नाटक थी। जब रात का खाना आखिरकार खत्म हुआ, तो राजमाता निर्मला देवी ने अपने बेटे को बगीचे में टहलने के लिए बुलाया, जहां परछाइयां उन्हें जिज्ञासु नजरों से छिपाए हुए थीं, और तेजस उनकी ओर मुड़े एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ जो बढ़ती हताशा को दर्शाती थी। क्या आपको कुछ उपयोगी मिला, माँ?
क्या इस शादी के झूठ होने का कोई ठोस सबूत? उन्होंने एक ऐसी तीव्रता के साथ पूछा जिसे वह अब छिपा नहीं पा रहे थे। राजमाता निर्मला देवी ने भारी सांस ली, एक ऐसी थकान के साथ जो एक ऐसी महिला के झुके हुए कंधों पर भारी पड़ रही थी, जिसने बहुत लंबे समय तक साजिशों के बीच जीवन जिया था, शांति नहीं पाई थी। मैं अब यहां और नहीं रह सकती बेटे, उन्होंने थकान से टूटी हुई आवाज में स्वीकार किया। मैं आखिरकार अपने घर कब लौट पाऊंगी और अपने अंतिम वर्ष शांति से बिता पाऊंगी? तेजस ने अपनी मां के कंधों को दृढ़ता से पकड़ा। उनकी आंखें एक ऐसी महत्वाकांक्षा से चमक रही थीं जिसने हार या त्याग स्वीकार नहीं किया। मां, क्या आप जानती हैं कि मुझे आपको विक्रम पर नजर रखने के लिए यहां रहने की जरूरत है? उन्होंने पत्थर की तरह कठोर आवाज में कहा। इससे भी अधिक, अगर यह शादी नकली है, जैसा कि हमें संदेह है, तो मुझे ऐसे सबूत चाहिए जिन्हें अदालत पद को चुनौती देने के लिए नजरअंदाज न कर सके। राजमाता निर्मला देवी ने सिर हिलाया, भ्रमित थीं, हफ्तों तक अपने भतीजे और उसकी पत्नी के हर हरकत को देखने के बाद, बिना किसी स्पष्ट सबूत के। मैं भ्रमित हूं तेजस, इस सब से बहुत भ्रमित हूं, उन्होंने एक कमजोर और कांपती आवाज में स्वीकार किया। मुझे पता चला कि वे अलग अलग कमरों में सोते थे, जो मुझे नवविवाहितों के लिए बेहद संदेहास्पद लगा, जो कथित तौर पर एक दूसरे से भावुकता से प्यार करते हैं, जैसा कि वे सार्वजनिक रूप से दिखाते हैं। और क्या वह पर्याप्त सबूत है? तेजस ने अपनी गहरी और महत्वाकांक्षी आंखों में चमकती एक नवीनीकृत उम्मीद के साथ चिल्लाया। लेकिन राजमाता निर्मला देवी ने जारी रखने से पहले धैर्य रखने के लिए हाथ उठाया। लेकिन फिर मैंने उन्हें बगीचे में पत्थर के फव्वारे के पास चुंबन करते देखा। बेटे, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए स्वीकार किया, मानो इसे स्वीकार करना उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचा रहा हो। और उस चुंबन का झूठ होना असंभव था। तेजस, मैंने वहां सच्चा जुनून देखा, मैंने पूर्ण और कुल समर्पण देखा, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे इतनी पूर्णता से नहीं दिखाया जा सकता, एक उत्कृष्ट अभिनेता होने के बावजूद भी नहीं। तेजस ने अनियंत्रित क्रोध से अपनी मुट्ठियां कस लीं, यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने एक सच्ची शादी के सामने पद खो दिया था। हमें एक निश्चित और अकाट्य सबूत चाहिए मां, उन्होंने रात की गर्म हवा को चीरती हुई एक ठंडी आवाज में कहा, कुछ ऐसा जो कोई संदेह न छोड़े और स्पष्ट रूप से दिखाए कि यह शादी जल्दबाजी में केवल वसीयत की शर्त को पूरा करने के लिए की गई थी। देखते रहें, ढूंढते रहें, अगर जरूरत हो तो महल की तलाशी लें, लेकिन कुछ ऐसा ढूंढें जिसका मैं अदालत में उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। राजमाता निर्मला देवी ने सांस छोड़ी, लेकिन सबूत ढूंढना जारी रखने का वादा किया, यहां तक कि अपनी अंतर्ज्ञान के खिलाफ भी, जो संदेह करने लगी थी। उन्होंने महल के द्वार पर अपने बेटे को अलविदा कहा, उसे अपनी शाही बग्घी में अपनी हवेली की ओर वापस जाते हुए देखा। उनके कुलीन चेहरे पर क्रोध अंकित था। उसी रात जब घर आखिरकार शांत हो गया और सभी नौकर अपने दूर के कमरों में चले गए, विक्रम और मीनाक्षी धीरे और भारी कदमों से साझा कमरे में ऊपर गए। अंदर घुसकर दरवाजा बंद करने पर उनके बीच की खामोशी कान फाड़ देने वाली थी। हवा में एक ऐसी यौन तनाव भरा था जो दम घोंट रहा था। विक्रम ने उनकी आंखों में डर देखा और उन्हें एक विनम्र और सम्मानजनक आवाज में तुरंत शांत करने की कोशिश की, जैसा कि उन्होंने हमेशा वादा किया था। शांत रहो मीनाक्षी, उन्होंने विशाल बिस्तर के बगल में फर्श की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने दीवान शिवदत्त से मेरे लिए फर्श पर एक छोटा गद्दा रखने के लिए कहा था, और फिर मैं इसे दिन के दौरान बिस्तर के नीचे छिपा दूंगा ताकि कोई भी हमारे द्वारा किए गए इंतजाम का पता न लगा सके। मीनाक्षी ने फर्श पर ठंडी लकड़ी पर उस पतले और असुविधाजनक गद्दे को देखा और अपने दिल की गहराई में वह नहीं चाहती थी कि वह वहां सोएं जैसे वह इंसान से कम हो। वह एक राजकुमार थे, लेकिन वह जानती थीं कि वह उन्हें बिस्तर पर आने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती थी, बिना गलत संकेत दिए, बिना उन चीजों के बारे में भ्रमित हुए जो शायद अस्थायी समझौते से परे मौजूद नहीं थीं। वह लकड़ी के पर्दे के पीछे बदलीं, उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह मुश्किल से अपनी साड़ी खोल पा रही थीं। और जब वह आखिरकार अपनी साधारण रात की पोशाक के साथ विशाल बिस्तर पर लेट गईं, तो उन्होंने खुद को एक नाजुक सुरक्षा की तरह गले तक ढक लिया। विक्रम ने मोमबत्तियां बुझा दीं, केवल चांद की हल्की रोशनी को खिड़की से अंदर आने दिया और पतले गद्दे पर लेट गए। लंबी रातों के लिए अपर्याप्त कपड़े के माध्यम से फर्श की हर खामी को महसूस कर रहे थे। वे लंबे मिनटों तक खामोश रहे। हर कोई सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन दोनों पूरी तरह से जागृत थे और एक दूसरे की इतनी करीब उपस्थिति के बारे में जानते थे। विक्रम उठकर उनके बगल में लेटना चाहते थे। वह उन्हें गले लगाना चाहते थे और उन्हें उन सभी चीजों के बारे में बताना चाहते थे जो उन्होंने अपने दर्द भरे,
सीने में 8 साल तक रखी थीं, लेकिन वह जानते थे कि वह अभी भी उनसे प्यार नहीं करती थी, कि वह उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और उन्हें उनके समय का सम्मान करना होगा, जैसा कि उन्होंने हमेशा वादा किया था। हालांकि जितना अधिक वह खुद को यह समझाने की कोशिश करते थे, उतना ही उनके लिए खामोश रहना असंभव हो जाता था और आखिरकार वह उन शब्दों को नहीं रोक पाए जो उनके गले में जल रहे थे। मीनाक्षी, हमें बात करनी है, विक्रम ने भारी आवाज में कहा। उस भारी खामोशी को तोड़ते हुए जो उन्हें दम घोंट रही थी, वह बिस्तर में मुड़कर उन्हें नीचे अंधेरे फर्श पर देखने लगी। उनका दिल प्रत्याशा और डर के मिश्रण से तेजी से धड़क रहा था। मैंने तुमसे कुछ छिपाया था, कुछ महत्वपूर्ण जो मुझे तुम्हें शुरू से ही बताना चाहिए था, लेकिन मुझे शर्म आई। उन्होंने स्वीकार किया और फिर गद्दे से उठे और बिस्तर के किनारे पर बैठ गए, एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था मीनाक्षी। जिस पहले दिन मैंने तुम्हें मंदिर में देखा था, 8 साल पहले, तुम्हारे पति के साथ, जब तुम मेरे पास से गुजरी और सामने वाली बेंच पर बैठ गईं। मीनाक्षी ने उस असंभव स्वीकारोक्ति को सुनकर अपनी सांस रोक ली। उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह उनके सीने से बाहर निकलना चाहता है। तुमने उस दिन एक हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी, तुम्हारे भूरे बाल एक जूड़े में बंधे थे और कुछ लटें तुम्हारे चेहरे पर नाच रही थीं, जो रंगीन कांच की खिड़कियों से आने वाली रोशनी से रोशन था। विक्रम ने भावना से भरी आवाज में जारी रखा। तब से हर रविवार मैं इंतजार करता था कि तुम पहले अंदर आओ और कहाँ बैठना चुनो, और तभी मैं रणनीतिक रूप से तुम्हारे पीछे बैठता था ताकि मैं तुम्हें पूरी पूजा के दौरान देख सकूं। मैं जानता था कि यह गलत था, क्योंकि तुम विवाहित थीं और अपने पति से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन मैं तुम्हें एक असंभव और कीमती चीज को देखने वाले की तरह देखना बंद नहीं कर पाता था। विक्रम, मीनाक्षी ने फुसफुसाया, लेकिन उन्होंने हाथ उठाया, उन्हें साहस खोने से पहले जारी रखने के लिए कहते हुए। जब तुम्हारे पति का निधन हुआ तो मैंने कई बार करीब आने, तुम्हें मदद की पेशकश करने के बारे में सोचा, लेकिन शर्म और अस्वीकृति के डर के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। उन्होंने कांपती आवाज में स्वीकार किया। मैंने तुम्हें हाट में दुखी देखा, तुम्हारी बुनाई बेचते हुए, तुम्हारी आंखों में चमक खो गई थी, भूखी रहते हुए, और मैंने वे सभी कपड़े खरीदे जिन्हें तुम मानती थीं कि विभिन्न ग्राहकों के थे। मैं हमेशा नौकरों को खरीदने के लिए भेजता था ताकि तुम्हारे हाथों में पैसे डाल सकूं, बिना तुम्हें यह बताए कि कौन तुम्हारी मदद कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह पीड़ित होते नहीं देख पाता था। मीनाक्षी ने यह सुनकर मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान, लेकिन इतने लंबे समय से इतनी खामोश देखभाल के प्रदर्शन से गहराई से प्रभावित थीं। आप मुझसे बात कर सकते थे, आप करीब आ सकते थे और कुछ कह सकते थे, उन्होंने धीमी और भावुक आवाज में कहा। विक्रम ने शर्म से सिर हिलाया। मुझे शर्म आई, डर था कि तुम मुझे अस्वीकार करोगी या सोचोगी कि मैं एक कमजोर विधवा का फायदा उठाना चाहता था। उन्होंने एक दर्दनाक ईमानदारी के साथ स्वीकार किया। लेकिन अब मुझे तुम्हें पूरी सच्चाई बताने की जरूरत है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वह बिस्तर से उठे और विशाल अलमारी तक गए। उन्होंने गहरे लकड़ी के दरवाजे खोले और उन्हें दिखाया कि उन्होंने वहां कितनी सावधानी से क्या रखा था। मीनाक्षी कांपते पैरों के साथ बिस्तर से उठीं और अलमारी तक गईं, और उनका दिल लगभग रुक गया जब उन्होंने देखा कि वहां क्या था। उन महीनों के दौरान उन्होंने जितने भी कपड़े बेचे थे, वे सभी वहां रखे हुए थे, पूरी तरह से मुड़े हुए, कीमती खजानों की तरह संरक्षित, जिन्हें किसी ने भी इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी। मैंने उन्हें इसलिए रखा था क्योंकि वे तुम्हारे हाथों से बने थे, क्योंकि हर एक में तुम्हारा एक टुकड़ा था। विक्रम ने भारी आवाज में स्वीकार किया। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती मीनाक्षी। मुझे पता है कि शायद तुम कभी मुझसे उतना प्यार नहीं कर पाओगी जितना मैंने तुम्हें 8 साल से प्यार किया है। लेकिन मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि मैंने तुम्हें मंदिर में उस पहले रविवार से हमेशा प्यार किया है, और मैंने जो कुछ भी किया वह सच्चे प्यार के लिए था, सुविधा के लिए नहीं। मैं तुम्हें यह अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि बगीचे में वह चुंबन झूठा नहीं था, कम से कम मेरे लिए तो नहीं था। विक्रम ने उनकी आंखों में देखते हुए जारी रखा, जो तीव्रता से चमक रही थीं। मेरी आंखों में देखो और बताओ कि तुमने कुछ भी महसूस नहीं किया, कि वह चुंबन केवल मेरी बुआ को समझाने के लिए नाटक था, और मैं फिर कभी इस विषय पर बात नहीं करूंगा। उन्होंने जवाब के डर से कांपती आवाज में पूछा। मेरी आंखों में देखो और बताओ कि तुमने बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं किया, और मैं इसका सम्मान करूंगा। मीनाक्षी ने सिर झुकाया, उस नजर को सहन करने में असमर्थ थीं जिसने उन्हें पूरी तरह से नग्न कर दिया था। खामोशी कई सेकंड तक फैल गई,
जो एक अनंत काल लग रही थी, और विक्रम को लगा कि उनका दिल टुकड़ों में टूट रहा है, यह मानते हुए कि वह इनकार कर देंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे एक फूल की तरह जो सूरज की ओर खिलता है, मीनाक्षी ने अपनी आंखें उठाईं और उन्हें एक ऐसे साहस के साथ पाया जिसे वह नहीं जानती थीं कि उनमें था। हाँ, मैंने महसूस किया, उन्होंने टूटी लेकिन दृढ़ आवाज में फुसफुसाया, और मैंने बहुत कुछ महसूस किया विक्रम। मैंने ऐसी चीजें महसूस कीं जो मैंने इतने लंबे समय से महसूस नहीं की थीं, ऐसी चीजें जो मुझे डराती और भ्रमित करती हैं, लेकिन जिन्हें मैं अब खुद से भी इनकार नहीं कर सकती। उस क्षण उन्होंने बस उन्हें अपनी ओर खींचा और उन्हें 8 सालों के खामोश दर्दनाक प्यार के जुनून के साथ चूमा, और वे वहां भावुकता से आत्मसमर्पण कर गए, बिना किसी और बाधा या डर के। उनके हाथ उनके चेहरे पर चढ़े, उन्हें कोमलता और तीव्रता से सहलाते हुए। उंगलियां उनके खुले भूरे बालों में खो गईं जिन्हें वह हमेशा छूना चाहते थे। मीनाक्षी ने एक ऐसी तीव्रता के साथ चुंबन का जवाब दिया जिसने दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें और करीब खींचा, मानो वह पूरी तरह से उनमें घुलना चाहती हों, उनके शरीर को अपने शरीर के खिलाफ कांपते हुए महसूस कर रही हों। वे बिस्तर पर आपस में गूंथे हुए गिर पड़े। चुंबन गहरा होता गया, सांसें मिली हुई और तेज होती गईं। पूरी दुनिया गायब हो गई जब तक कि उस कमरे में केवल वे दोनों ही नहीं बचे, चांद से रोशन, एक सच्चे प्यार के जन्म का गवाह जो सालों से उनके बिना जाने बन रहा था। स्वीकारोक्तियों और भावुक चुंबनों की उस रात के बाद के दिनों में राजमाता निर्मला देवी ने बाज की अथक आंखों से जोड़े के हर हरकत पर नजर रखना जारी रखा, जो आसानी से हार नहीं मानती थी। लेकिन अब वह जो देख रही थीं, वह उनकी अपेक्षा से पूरी तरह से अलग था, और इससे वह अपने मिशन में और भी भ्रमित और पराजित महसूस कर रही थीं। उन्होंने उन्हें हर दिन अधिक प्यार में देखा, महल के बगीचों में हाथ पकड़े चलते हुए, गलियारों में चोरी छिपे चुंबन का आदान प्रदान करते हुए जब उन्हें लगता था कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, सरल बातों पर एक साथ हंसते हुए, एक ऐसी जटिलता के साथ जिसे नकली करना असंभव था। उनकी नजरों में चमकती सच्चाई को नकारना असंभव था। जिस तरह से विक्रम मीनाक्षी को ऐसे देखते थे जैसे वह पूरी दुनिया में एकमात्र महिला हो, जिस तरह से मीनाक्षी उन्हें एक ऐसी कोमलता से मुस्कुराती थीं जो निर्मला देवी के ठंडे दिल को भी पिघला सकती थी। एक दोपहर एक ऐसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पाईं, निर्मला देवी चोरी छिपे राजकुमार के कमरे में फिर से घुस गईं, यह जानते हुए कि वे अनाथालय का दौरा कर रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से अलमारी खोली और मीनाक्षी की सभी चीजें विक्रम की चीजों के साथ पूरी तरह से मिली हुई देखीं। उनके कपड़े उनके सूट के बगल में, उनके गहने उन्हीं बक्सों में जिनमें उनकी पहचान चिन्ह थे। वह भारी दिल से सीढ़ियों से नीचे आईं और दीवान शिवदत्त से एक थकी हुई आवाज में सवाल किया। इतनी जांच करने के बाद भी उन्हें वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रही थी। दीवान शिवदत्त, मीनाक्षी की चीजें अब विक्रम के कमरे में क्यों हैं? उन्होंने एक ऐसे अविश्वास के साथ पूछा जिसमें अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। दीवान ने धीरे से मुस्कुराया और एक ऐसी ईमानदारी के साथ जवाब दिया जो झूठ होने के लिए बहुत सच्ची लग रही थी, क्योंकि वे अब अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर सके। राजमाता निर्मला देवी, उनका प्यार अलग अलग कमरों में सोने के लिए बहुत सच्चा है। उनके बेटे तेजस ने उन्हें लगातार पत्रों से दबाव डालना जारी रखा, शादी के झूठे होने की खबरें और सबूत मांग रहा था। लेकिन निर्मला देवी ने आखिरकार सच लिखने का साहस किया। उन्होंने उसे उस बेकार खोज को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वहां सब कुछ सच्चा था, क्योंकि विक्रम और मीनाक्षी के बीच का प्यार इतना प्रामाणिक था कि वह खुद अपने सभी सिनिस्मों और कड़वाहट के साथ भी इसे और नकार नहीं सकती थी। और उन्होंने घोषणा की कि वह अपने घर वापस रहने के लिए जाएंगी, क्योंकि वह अब उस महल में उस खुशी की गवाह के रूप में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जिसे उन्होंने खुद कभी जीवन में अनुभव नहीं किया था। और उन्होंने ऐसा ही किया। हफ्तों बाद महल को हल्का और उज्जवल छोड़कर, उनकी अंधेरी उपस्थिति के बिना जो हमेशा हर अंधेरे कोने में न्याय और अविश्वास लाती थी। एक रविवार को मंदिर में पूजा के बाद जब विक्रम और मीनाक्षी एक दूसरे को मुस्कुराते हुए हाथ पकड़े बाहर निकल रहे थे, तो पंडित रामशरण ने उन्हें एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बुलाया, जिससे उन दोनों का दिल डर से तेज धड़कने लगा। मुझे आप दोनों से निजी तौर पर बात करनी है, उन्होंने कहा। उन्हें खामोश पूजा कक्ष तक ले गए, जिसमें धूप और पुरानी लकड़ी की गंध थी। विक्रम और मीनाक्षी ने घबराकर एक दूसरे को देखा, यह जानते हुए कि वे उस बातचीत से और बच नहीं सकते थे जिसे उन्होंने महीनों तक टाला था। और उन्होंने एक साथ फैसला किया कि सब कुछ स्वीकार करने का समय आ गया था। वे हाथों में हाथ डाले पुजारी के सामने बैठे, एक दूसरे में ताकत ढूंढते हुए, और बिना किसी विवरण को छोड़े पूरी सच्चाई बताई। हताश वसीयत,
30 साल की क्रूर शर्त, हार्ट में जल्दबाजी का समझौता, सब कुछ जो उन्होंने उस असंभव दिन से छिपाया था। जब उन्होंने अपनी कांपती आवाजों में बात करना खत्म किया और एक कठोर निर्णय या यहां तक कि शादी को रद्द करने की उम्मीद कर रहे थे, तो पंडित रामशरण ने उन्हें लंबे समय तक खामोशी में देखा। लेकिन फिर उनके आश्चर्य के लिए बूढ़े पुजारी के झुर्रीदार चेहरे पर एक समझदार और दयालु मुस्कान दिखाई दी, जिसने दशकों से कई प्रेम कहानियों को देखा था। लेकिन जैसा कि मैं देखता हूं, झूठ बहुत कम समय तक चला, है ना? उन्होंने एक ऐसे ज्ञान के साथ कहा जो मानवीय हृदय को किसी और से बेहतर जानता है। तुमने एक झूठे समझौते के साथ शुरुआत की, लेकिन भगवान ने उसे सच्चे प्यार में बदल दिया, और अब यही एकमात्र महत्वपूर्ण बात है। विक्रम ने राहत से मुस्कुराया और मीनाक्षी को कसकर गले लगाया, उनके सिर के ऊपर धीरे से चूमा। मैं इस महिला से प्यार करता हूं, पंडित जी। मैं अपनी आत्मा के हर हिस्से से उससे प्यार करता हूं। उन्होंने भगवान और पवित्र आदमी के सामने खुले तौर पर स्वीकार किया। पुजारी ने उन्हें अपने काम करने वाले हाथों से आशीर्वाद दिया और उन्हें हाथ पकड़े हुए जाते देखा, यह देखकर मुस्कुराते हुए कि सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है, भले ही वह सबसे असंभव और जटिल परिस्थितियों से पैदा हुआ हो। मीनाक्षी ने विक्रम के सामाजिक परियोजनाओं में एक ऐसे जुनून और समर्पण के साथ नेतृत्व करना शुरू किया जिसने हर पहल को कुछ बड़ा और अधिक सुंदर में बदल दिया। उन्होंने शहर में एक नया अनाथालय बनाया। यह विशेष रूप से उन परित्यक्त लड़कियों के लिए समर्पित था जिन्हें भविष्य में गरिमा के साथ जीवित रहने के लिए हुनर सीखने की जरूरत थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सिलाई सिखाई, उनके साथ घंटों बिताए, कहानियां सुनाई और उन्हें दिखाया कि वे मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद जो चाहें बन सकती हैं। विक्रम उन्हें उन लड़कियों के साथ काम करते हुए देखते थे और हर दिन उस अविश्वसनीय महिला के प्यार में और अधिक पड़ जाते थे, जिसने एक ऐसे जीवन में प्रकाश ही भी देख सकता है। कहानियां सुनाई ऐसे मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद और उद्देश्य लाया था जो पहले केवल कर्तव्यों और ठंडे अकेलेपन से बना था। उन्होंने एक पूर्ण टीम की तरह मिलकर काम किया, एक दूसरे के पूरक बने ऐसे तरीकों से जिससे राज्य समृद्ध हुआ और सड़कों पर लोग मुस्कुराए। और फिर वह खास दिन आया, विक्रम का जन्मदिन। एक बार फिर ठीक 1 साल बाद उस हताश दिन के, जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। सुबह बहुत जल्दी, जब सूरज आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंग में रंगना शुरू ही कर रहा था, विक्रम ने मीनाक्षी को उनके चेहरे पर कोमल चुंबनों और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जगाया। मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा। उन्हें बिस्तर से उठाकर जगाया, लेकिन जिज्ञासा से मुस्कुरा रही थीं। वे संपत्ति के हरे भरे खेतों से एक साथ घुड़सवारी करते हुए निकले। सुबह की ताजी हवा उनके बालों को बिखेर रही थी और वे उस छिपी हुई नदी तक पहुंचे जहां वे पिछले कुछ हफ्तों में कई बार जा चुके थे, ताकि जिज्ञासु नजरों से दूर रह सकें। यह एक जादुई जगह थी जहां क्रिस्टल साफ पानी चिकने पत्थरों पर बहता था और पेड़ दुनिया से छिपने के लिए सही छाया प्रदान करते थे। वे नदी के किनारे नरम घास पर बैठ गए। पानी की आवाज उस महत्वपूर्ण पल के लिए एक आदर्श प्राकृतिक संगीत बना रही थी। विक्रम ने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें एक ऐसी तीव्रता से देखा जिसने मीनाक्षी के दिल को पूरी तरह से पिघला दिया। क्या तुम जानती हो कि आज कौन सा दिन है? उन्होंने एक धीमी, छिपी हुई भावना से भरी आवाज में पूछा। मीनाक्षी ने कोमलता से मुस्कुराया, अपने खाली हाथ से उनके चेहरे को सहलाते हुए। यह तुम्हारा जन्मदिन है, उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने वापस मुस्कुराया। हालांकि उस मुस्कान के पीछे कुछ और गंभीर था जिसने उन्हें उत्सुक और हल्की बेचैन कर दिया। आज से 1 साल पहले हमने हार्ट में एक समझौता किया था। 1 साल हो गया है जब तुमने मुझे पूरी बर्बादी से बचाने के लिए स्वीकार किया था, विक्रम ने हल्की कांपती आवाज में कहा। और मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम उस समझौते को जारी रखना चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? बाध्यता से नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र चुनाव से। मीनाक्षी ने उन्हें कसकर गले लगाया और बिना 1 सेकंड भी हिचकिचाए भावुकता से चूमा। और जब वह अलग हुई तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। बेशक मैं जारी रखना चाहती हूं विक्रम। इतनी शंका क्यों? उन्होंने दृढ़ता से कहा। विक्रम को यह सुनने की जरूरत थी। उन्हें स्पष्ट शब्दों की जरूरत थी जो उन्होंने अभी तक नहीं कहे थे, भले ही उन्होंने इसे हजारों तरीकों से दिखाया हो। मुझे पता है कि हम ठीक हैं। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ खुश लगती हो, उन्होंने एक ऐसी कमजोरी के साथ कहा जो वह शायद ही कभी दिखाते थे। लेकिन मुझे जानना है, मीनाक्षी, तुम मेरे लिए वास्तव में क्या महसूस करती हो? मुझे यह तुम्हारे अपने होठों से सुनने की जरूरत है, ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि मैं कुछ ऐसा सपना नहीं देख रहा हूं जो मौजूद नहीं है। मीनाक्षी तब अपने कसते हुए दिल के साथ समझ गईं कि उन्होंने कभी भी ठीक वही नहीं कहा था जो उन्हें सुनने की
जरूरत थी कि उन्होंने कभी भी उस भावना को व्यक्त नहीं किया था जिसे वह हर इशारे से दिखाती थीं। वह जानती थीं कि वह पहले भावुक चुंबन के बाद से कौन से शब्द का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने विक्रम की हरी आंखों में गहराई से देखा, जो अस्वीकृति के डर से मिली आशा से चमक रही थीं। उन्होंने उनके चेहरे को अपने हाथों में एक अनंत कोमलता से पकड़ा और स्पष्ट और दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं विक्रम। मैं अपने दिल की पूरी शक्ति से तुमसे प्यार करती हूं, जिसे मैंने तुम्हारे कारण फिर से खोलना सीखा। सब कुछ सबसे बुरे तरीके से शुरू हुआ, झूठ और हताशा के साथ, लेकिन मैंने इन महीनों में तुम्हारे बगल में रहते हुए तुम्हें वास्तव में प्यार करना सीखा। मैंने तुम्हारी उस भलाई को प्यार करना सीखा जो कभी विफल नहीं होती। मुश्किल दिनों में भी तुम्हारी देखभाल जो मुझे सुरक्षित और मूल्यवान महसूस कराती है। मीनाक्षी ने अपने चेहरे पर आंसू बहते हुए और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए जारी रखा। मैंने उस अनाथालय के बच्चों के प्रति तुम्हारे अपार स्नेह को प्यार करना सीखा, जिस तरह से तुम उनके साथ खेलने के लिए फर्श पर घुटने टेक देते हो, अपने महंगे सूट को गंदा करने की परवाह किए बिना। मैं तुमसे प्यार करती हूं सिंहगढ़ के विक्रम। मैं तुम्हें ऐसे प्यार करती हूं जिस तरह से मैंने इतने दर्द और अकेलेपन के बाद फिर से महसूस करना संभव नहीं सोचा था। विक्रम ने भी आंसू बहाते हुए मुस्कुराया। उनका मजबूत चेहरा खुशी से भरा था, जो हर रोम से उमड़ रहा था। इसे फिर से कहो कृपया, उन्होंने भावना से भारी आवाज में अनुरोध किया। मीनाक्षी उठकर उन्हें खींची और खुले आकाश और पूरी दुनिया को सुनने के लिए चिल्लाईं, मैं तुमसे प्यार करती हूं विक्रम। फिर उन्होंने उन्हें एक ऐसे जुनून के साथ चूमा जिसने उनकी सांसें रोक दीं, उन्हें अपनी बाहों में घुमाते हुए, जबकि वह एक शुद्ध और अनियंत्रित खुशी से हंसते रहे जो उनके सीने में नहीं समा पा रही थी। जब वे आखिरकार अलग हुए, हाँफते हुए और खुश बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए, मीनाक्षी ने सावधानी से उनका हाथ पकड़ा और उनके लाल चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक उपहार है, उन्होंने भावना से कांपती आवाज में कहा और अपना हाथ उनके पेट पर रखा, जो अभी भी सपाट था, लेकिन पहले से ही सबसे अनमोल जीवन को धारण कर रहा था। उन्हें एक सप्ताह से पता था कि वह गर्भवती थीं, लेकिन उन्होंने उनके जन्मदिन का इंतजार किया था ताकि उन्हें खबर सबसे खास तरीके से दे सकें। विक्रम ने उनके पेट पर अपना हाथ देखा, पहले तो समझे बिना, और फिर वास्तविकता ने उन्हें एक बिजली की तरह मारा, जिसने सब कुछ एक ही बार में रोशन कर दिया। क्या यह सच है? क्या तुम गर्भवती हो? उन्होंने एक ऐसी तीव्र भावना से टूटी आवाज में पूछा कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। मीनाक्षी ने खुशी के आंसू बहाते हुए मुस्कुराया। उनका चेहरा उज्ज्वल था और सिर हिलाया। हाँ मेरे प्यार, हमें एक बच्चा होने वाला है, उन्होंने कहा, और उस क्षण उन्होंने उन्हें एक ऐसी तीव्रता से चूमा जिसने सभी प्यार, सभी कृतज्ञता और सभी खुशी को व्यक्त किया जो मानवीय शब्दों में नहीं समा सकती थी। वे नदी के किनारे गले मिले रहे, पानी के बहने और पक्षियों के गाने को सुनते रहे, एक भविष्य की योजना बनाते रहे जिसमें अब एक ऐसा बच्चा भी शामिल था जो एक हताश समझौते की राख से उपजे सच्चे प्यार से पैदा हुआ था। और यहाँ हम एक और कहानी के अंत पर पहुंचते हैं जो सबसे बुरे तरीके से शुरू हुई थी, लेकिन ठीक वैसे ही समाप्त हुई जैसे उसे समाप्त होना था। सच्चे प्यार के साथ, क्षमा के साथ, नई शुरुआत के साथ जो पुराने घावों को भरती हैं। विक्रम और मीनाक्षी ने दिखाया कि जब सब कुछ झूठ और हताशा से शुरू होता है, तब भी सच्चा प्यार सबसे असंभव स्थितियों को कुछ सुंदर और स्थायी में बदल सकता है। वे एक ऐसे महल में खुशी से रहे जो अब अंधेरा नहीं था, बल्कि बच्चों की हंसी से भरा था जो उन्हें देखने आते थे, गरीबों की मदद करने वाली परियोजनाओं से भरा था, एक ऐसे प्यार से भरा था जो उमड़ रहा था और अपने आसपास के सभी लोगों को संक्रमित कर रहा था। और जब वह बच्चा महीनों बाद पैदा हुआ, एक खूबसूरत लड़की जिसकी आंखें अपने पिता की तरह हरी थीं और बाल अपनी मां की तरह भूरे थे, तो वे जान गए कि भगवान ने उस 1 साल के समझौते को एक शाश्वत आशीर्वाद में बदल दिया था जो हमेशा के लिए रहेगा। अगर मेरी तरह आप भी ऐसी काल काव्य रोमांस कहानियों से प्यार करते हैं जो दिल को और तेजी से धड़काती हैं, अगर आपको समय में यात्रा करना और पात्रों के साथ हर भावना को महसूस करना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को सक्रिय करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी न चूकें। टिप्पणियों में हमें बताएं कि आपको विक्रम और मीनाक्षी की यह कहानी कैसी लगी, और हमें बताएं कि क्या आपने हर अध्याय का वर्णन करते हुए मेरी तरह उनका समर्थन किया। इस खूबसूरत यात्रा के अंत तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगली कहानी में मिलेंगे जो मुझे यकीन है कि उतनी ही रोमांचक होगी। जल्द ही मिलते हैं और सच्चा प्यार आपको हमेशा मिलता रहे जैसे वह हमारे प्रिय पात्रों को मिला।